वैसे आधे घंटे दोबारा बोले भाई, आवाज नहीं आई। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते नमस्ते दीदी। भैया एक्चुअली मुझे पता क्या लग रहा है कि कुछ लोग लेट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि साइड बाय साइड ना 7 से 8 ना सुरेंद्र भैया की क्लास चल रही होती है। अच्छा। तो उसमें भी काफी लोग होते हैं, तो वो ओके। 8:15 के आसपास वो खत्म होती है। मैं भी उसी में थी, तो मैं स्किप करके बीच में आती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको कंप्लीट करके आऊँ तो मेरी भी मिस हो जाती है, फिर मैं लेट होती हूँ। वहाँ तो पे रीजन क्या मुझे लगता कवर है हो वो रहा हो सकता है। वहाँ पे क्या कवर हो रहा है दीदी? मानव वहाँ पे मानव व्यवहार का 15 चैप्टर चल रहा है आज। हाँ ओके ओके, ठीक है। तो देखिए ये सब चलता मुझे रहेगा। लगता है ना, जो जहाँ से मिल जाए उतना ले लो। हाँ नहीं, और ये बड़ी सुखद घटना है कि मतलब सेशंस भी संख्या उनकी बढ़ रही है और पार्टिसिपेशन करने वाले साथियों की भी संख्या और उनकी इच्छा जो है वो भी बढ़ रही है कंटेंट को समझने की। तो ये अच्छी बात है। ऐसे में ओवरलैप्स भी होंगे ही और आप में से सब जो है वो अपने आप निर्णय लेते रहेंगे कि लाइक क्या है। मोस्टली सब चीजों की रिकॉर्डिंग भी रहती है, तो दोनों में से कभी एक चूज करना पड़े और मन हो के दोनों करने हैं तो दूसरा रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं बाद में। तो बढ़िया है। तो ये हम लोग मानव व्यवहार ये अध्ययन बिंदु और विकल्प, इसका आजकल हम पठन कर रहे हैं। और जैसे पहले भी बात की है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 2 सेशंस में ना प्रोबेबली मतलब हम इसको कवर कर लेंगे, आज वाले में और अगले वाले में जो 4 तारीख को होगा। शायद फिर 11 तारीख को हापुड़ में एक स्नेह मिलन है, तो वहां पर काफी साथी जाएंगे, मेरा भी जाने का मन है। तो शायद फिर हम अगले संडे, मतलब वो 11 सितंबर वाला संडे जो है उस पे हम सेशन ना कर पाए। और फिर 18 से ना अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हम टाइम फ्रेम देखना शुरू करते हैं। 18 से हम लोग जनवाद का बाइलिंगुअल पठन डिस्कशन जो है ना वो शुरू करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो ऐसा अभी का मेरे मन में प्लानिंग के रूप में ऐसा चल रहा है कि 18 सितंबर से शायद वो हो पाए। किन्हीं कारणों से कुछ होगा तो एक आध हफ्ता आगे पीछे कुछ होगा तो वो समय के साथ साथ देख लेंगे। तो अभी हम अध्ययन बिंदु और विकल्प में आज के और अगले 2 सेशंस में, अगला 1 या 2 सेशन जितने मिलेंगे उसमें कवर क्या करेंगे। ये यहाँ पर ना पॉइंट नंबर 5 से लेके 14 तक जो है ना, ये जो जिसको हम अपने स्कूल की लैंग्वेज में जो हमने पढ़ा है उसको इवोल्यूशन कहा है। इसको बाबा जी ने ध्यान आकर्षण कराया है ब्रीफली बिंदुओं के माध्यम से। और ये बाबा जी का रिकमेंडेशन है कि शिविरों में इसके बारे में डिटेल में बातचीत हो। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज जो है ये विकास क्रम क्या है ना, ये जो सारी अवस्थाएं हैं इनका क्रम क्या रहता है, इनकी क्रोनोलॉजी क्या है, पहले क्या बाद में क्या, उसको हम तर्कपूर्वक कैसे देख पाए ये देखेंगे। और फिर अगली बार जो है हम लोग ये अगला टॉपिक जो है जागृत जीवन की 10 क्रियाएं, इसके बारे में ब्रीफली बात करेंगे। हम पूरी जीवन क्रिया को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपने देखा भी है शिविरों में भी जब हम करते हैं तो जो 5-6 घंटे लग जाते हैं और एक बारी में होता भी नहीं है। और आप सब साथियों ने कई बार शिविर किए हैं या ऑनलाइन सेशंस किए हैं, तो हम इसको बिल्कुल A to Z नहीं करेंगे, लेकिन इसको ब्रीफली जो है हम लोग एक सेशन में जीवन क्रिया को कवर करेंगे। आप लोगों के कहीं पे कुछ पुराने अटके हुए प्रश्न हो, कुछ स्पष्टीकरण चाहिए हो तो उसका ध्यान रखते हुए इसके बाद में फिर हम जनवाद, व्यवहारात्मक जनवाद जो है उसका हिंदी इंग्लिश जो रीडिंग है वो हम लोग शुरू करेंगे मोस्ट लाइकली 18 सितंबर। तो इससे पहले एक छोटा सा जो है ना, ये जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, तो ये 4 अवस्थाएं जो है इसके बारे में हमारी बात हो गई थी। फिर जो है ये आया भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया। इसके बारे में ये भी बाबा जी ने पॉइंट लिखा है और इसको मतलब रिकमेंड किया कि इसकी अपनी एक स्पष्टता बनी रहे। तो मैं आज सुबह जब इस सेशन से पहले देख रहा था तो मैंने कभी ना इस पे स्लाइड्स बनाई थी कुछ, और मेरा मन है कि आपके साथ में उसको शेयर कर लें कि हम इन इन तीनों क्रियाओं को ना क्या कह रहे हैं बाबा जी, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया, इससे इस पे क्या ध्यान देना है ना, इस तरफ हमारा ध्यान चला जाए। तो अगर हमारे को लगेगा रोजमर्रा की जिंदगी में यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है
फिर हमारा ध्यान इस तरफ जाएगा। तो अभी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया। मैं फाइल खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है हम क्या कह रहे हैं कि एक समाधान शब्द जो है ना वो बार बार आता है, और समस्या शब्द भी आता है। तो हम समाधान को कैसे देखें, समाधान के साथ साथ हमारा उन तीनों क्रियाओं की तरफ ध्यान जाएगा। तो समस्या है जो मानव व्यवहार दर्शन में पेज नंबर 8 से हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं, ताकि आप लोग भी बाद में इन रेफरेंसेस को दोबारा देख लें और इसके आसपास के भी सूत्र जो है वो उसको भी पढ़ लें। समस्या कह रहे हैं बाबा जी, किसी घटना अथवा क्रिया की समझ ना होना अथवा कैसे और क्यों समझ में ना आना, इसको कह रहे हैं समस्या। है ना, कि समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और फिर समाधान क्या है, किसी घटना अथवा क्रिया के नियम की समझ होना अथवा कैसे और क्यों की पूर्ति ही समाधान है। ये मानव व्यवहार दर्शन के पेज नंबर 8 पे लिखा। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, यहाँ पर ये क्रिया शब्द आया। समस्या में किसी घटना अथवा क्रिया की समझना होना, और फिर समाधान में क्या कह रहे हैं, किसी घटना अथवा क्रिया के नियम की समझ होना। तो ये क्रिया को फिर बाबा जी ने पेज नंबर 39 में मानव व्यवहार दर्शन में बताया कि अस्तित्व में केवल 3 प्रकार की क्रियाएं हैं। है ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कितनी प्रिसाइजली हम इस असीम अस्तित्व में सब कुछ निचोड़ के रूप में देखें। तो ये कह रहे हैं कि हम 3 तरह में सारी क्रियाएं जो है ना वो हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो 3 क्रियाएं क्या है, एक है भौतिक क्रिया, फिर दूसरा है रासायनिक क्रिया, और तीसरा है जीवन। तो ये भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया जो है, ये मोटा मोटा सा जो है हम लोगों ने ऐसा देखा है कि पूरा का पूरा मानव जाति का जो है वो इस पे फोकस है। जितना ये विज्ञान का एडवांसमेंट हुआ है, ये सारा का सारा ये भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया को समझ के ही हम लोगों ने अपना सुविधाएं जो है वो इतनी जो है ना, साइंस ने टेक्नोलॉजी वगैरह जो है हम सबको दी। ये सारा भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया को को डिटेल में डीपली जाकर के देखने की कोशिश की और उससे कुछ बनाने की कोशिश की। और वो जो बना वो हम सबको लगता भी है कि भैया ठीक है, यूजफुल है। जितना हम लोगों ने यातायात के साधन, टेली कम्युनिकेशंस के साधन और अदरवाइज रोजमर्रा की जिंदगी में सुविधाएं जो है ना, जितना हम ये मेडिसिन वगैरह देखते हैं, है ना, मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट्स जो है, ये सारा का सारा भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया है। और एक तीसरी क्रिया जो है ना, ये इंटरेस्टिंग है, बाबा जी बता रहे हैं, जो पूरा पूरा आधार है मध्यस्थ दर्शन का, कि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। तो जीवन में क्रियाएं होती है ना, ये जो है ये, तो 3 तरह की क्रियाएं हैं, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन। अभी इसको जो है वो उदाहरण के रूप में देखते हैं। तो भौतिक क्रिया जो है वो किसी वस्तु का आकार, आयतन, घर, है ना, उसकी डेंसिटी क्या है, मतलब उसकी शेप क्या है ना, ये इस तरह से जब हम उसको देखते हैं तो ये उसका भौतिक रूप है। फिर रासायनिक क्रिया जो है वो 2 वस्तुएं मिलकर अपने आचरण को त्याग कर नए आचरण के साथ प्रस्तुत होती है। तो बाबा जी ने बार बार पानी का एक बेसिक उदाहरण दिया है, हम उसके ऊपर बहुत सारे दूसरे उदाहरण भी बिल्डअप करके देखते हैं। तीसरी क्रिया जो जीवन क्रिया है, इसको क्या कह रहे हैं, तो इसको हम सब अपने में वेरीफाई कर पाते हैं। तो हम देख ही पाते हैं कि हमारा मन कुछ करता है। अब ये मन करता है ना, तो ये भौतिक क्रिया है ना ये रासायनिक क्रिया है ना, लेकिन कुछ ना कुछ तो क्रिया है ही, क्योंकि मन करता है, ऐसी भाषा हम लोग यूज करते हैं। तो ये मन कुछ करता है ना, हम सब, हर आदमी कुछ ना कुछ सोच विचार करता है, हर आदमी में कुछ इच्छा जो है वो रहती है ना, इच्छा इच्छा जो है वो हम देख ही पाते हैं कि उत्पन्न होती है, रहती है। एक समझने समझाने का भी एक कार्यक्रम के रूप में हम देख पाते हैं, है ना, और कुछ सही गलत होता है। ये सारी की सारी चीजें जो है, जो यहाँ पर उदाहरण किए, ये ना तो भौतिक क्रियाओं
के अंतर्गत आते हैं, ना रासायनिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम के रूप में, है ना, और एक्टिविटी के रूप में हमको दिखता तो इसको हम लोग बिल्कुल ये एलिमेंट्री भाषा में, परिचय शिविर की भाषा में बोलते हैं, इसको जीवन क्रिया जो है वो से इंडिकेट कर रहे हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर जो है इसी को समस्या समाधान को देखते हुए जाते हैं, तो प्रैक्टिकली अधिकतर समस्याएं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से में सुबह से शाम तक देखें तो ये जीवन क्रिया स्पष्ट ना होने के कारण है ना। हमारी सुबह से शाम तक समस्याएं भौतिक क्रिया समझ में नहीं आई या रासायनिक क्रिया समझ में नहीं आई, इसके कारण नहीं है, हमारे ह्यूमन इंटरेक्शंस में हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना। इसको हम निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण विधि से देख सकते हैं, अपने में या अपने घर में देख सकते हैं, है ना, अपने आसपास के लोगों में या अपने आसपास के परिवारों में देख सकते हैं। अपने में देखा तो निरीक्षण, आसपास के लोगों में, परिवारों में देखा तो परीक्षण, और फिर पूरे समाज की स्थितियां क्या है, वहां पर क्या हो रहा है, वो उसका भी कुछ ना कुछ हमारे को भाषाभास होता रहता है, सूचनाएं मिलती रहती है, उसको सर्वेक्षण होता है। तो मानव, तो अब इसमें समस्या क्या है, मानव गलती करता है ऐसा हम लोगों को पता चलता है, फील भी होता है, लेकिन क्या किया जाए कि गलती ना करे यह स्पष्ट नहीं है ना। हम सर पटकते रह जाते हैं कई बार, मतलब, और दूसरे भी कई बार हमारे सामने सर पटकते रहते हैं, वो हमें कुछ समझाना चाहते हैं, हम उन्हें कुछ समझाना चाहते हैं, ना हम सफल होते हैं ना वो सफल होते हैं, और इसमें जो है वो समय निकलता रहता है। तो ये सब, मानव गलती करता है, सही कैसे करे, गलत क्यों करता है, ये सारा जीवन क्रिया पर आता है ना। सिमिलरली सही गलत कुछ होता है ऐसा हम मानते हैं, क्या होता है यह स्पष्ट नहीं होता, इसीलिए काफी बार हम जन चर्चाओं में अपने मित्रों के साथ में, परिवार के लोगों के साथ में कई बार बैठे रहते हैं, और कोई पॉलिटिकल चर्चा हो जाए, है ना, किसी तरह की गली मोहल्ले की चर्चा हो जाए, कोई समस्याएं आ रही हैं, आरडब्ल्यू से रिलेटेड है, आरडब्ल्यू से लेकर के यूक्रेन रशिया के वार से तक लेके, और हमारे कश्मीर प्रॉब्लम, और चाइना के साथ में, और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, हम सब के अपने अपने कुछ व्यूज हैं। और मैंने काफी बार इसको बड़ी क्लियरली ऑब्जर्व किया है कि दो दोस्त भी बैठे रहते हैं, और इस तरह की कोई बात शुरू हो जाती है तो इतना हीटेड माहौल बन जाता है कि ऐसा लगता है कि वहां पे तो जो वार हो रही है, कभी इनकी भी ना शुरू हो जाए, मतलब सामने बैठे हुए। तो तो ये सही गलत क्या होता है, हम सब अपने अपने सही गलत के नोशंस के साथ में रहते हैं, हम दूसरे को ये कन्विंस करने के लिए लगे रहते हैं कि सही ये है जो मैं मानता हूँ, और दूसरा हमको कन्विंस करने में लगा रहता है कि सही ये है जो वो मानता है, और काफी बार गाड़ी कहीं पहुंचती नहीं है, सिर्फ आपस में मतलब गर्मी ही बढ़ जाती है। तो और हम दूसरों को कुछ समझाना चाहते हैं पर हम समझा नहीं पाते, मन करता ही है कि भैया यार ये सही रास्ते पे आ जाए, गलती कर रहा है, तो उसको लगता ही नहीं है कि गलती कर रहा है। तो ये सारी की सारी समस्याएं जो है ये जीवन क्रिया पर ना। तो अस्तित्व में तीन तरह की क्रियाएं हैं, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया। तो ये जीवन क्रिया समझ में ना आने के कारण हमारी हमारी मतलब हमारे परिवारों में भी, और उसको पूरे ग्लोबल लेवल तक चले जाएं तो वो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को हम ले लें, वो सारी की सारी जो है वो जीवन क्रिया समझ में आने, जीवन क्रिया समझ में ना आने के कारण ही। तो इसको बाबा जी ने एम्फेसाइज किया कि सबसे पहले हम इसको कैटेगराइज करके देख पाए कि ये इस तरह से पूरे अस्तित्व में केवल तीन तरह की जो है वो क्रियाएं, और हमें हमें एक्सपर्टीज क्या कर बनानी है अपने में, कि इस जीवन क्रिया को समझना है। जीवन क्रिया को समझे बिना संबंधों में तृप्ति नहीं हो सकती, और जो पूरे समाज की रचना है, संरचना है, वो एक्चुअल में संबंधों का ही विस्तार है ना। घर में 7-8 लोग रहते हैं, और पूरे विश्व में देखें तो 700-800 करोड़ लोग रहते हैं। तो ये 7-8 लोग ठीक से जी पाए, ये यहाँ से न्यायपूर्वक जीना शुरू होता है, और पूरी धरती के सब लोग जो है वो ठीक तरह से जी पाए, फिर उसको हम अखंड समाज के रूप में, लक्ष्य के रूप में। तो शुरुआत छोटे स्तर पर होगी, तो न्यायपूर्वक जी पाए ये भी जीवन क्रिया क्लेरिटी के बाद। तो ये कुछ मुझे लगा कि हम 10-15 मिनट में एक बार ब्रीफली जो है ये देख पाए। तो ये समाधान भी जो है ये साथ के साथ में समाधान शब्द बार बार आता है, तो मुझे ऐसा लगा कि इन 4-5 स्लाइड्स में हमने समाधान शब्द को भी रिव्यू कर लिया, कि किसी घटना अथवा नियम, क्रिया के नियम की समझ होना समाधान है, अथवा क्यों और कैसे की पूर्ति होना ही
एक समाधान। तो क्रिया में फिर से रिवाइज कर रहे हैं, 3 ही क्रियाएं हैं, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और बढ़िया हो गया। तो इतना जो था वो मेरे को कहना था। तो अभी जैसे ही मैंने इसको अनशेयर किया है, तो आई एम ग्लैड टू सी कि काफी साथी जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये वापस आए हम अध्ययन बिंदु और इस पे। तो ये जो है ना, ये बाबा जी ने एक तरह से, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ शिविर का सिलेबस नहीं बताया है। बोला तो ये है कि शिविर में इन बातों में चर्चाएं हो और स्पष्टताएं हो, लेकिन ये एक्चुअल में मैं धीरे से ऐसा देख पाता हूँ कि पूरा मध्यस्थ दर्शन का कंटेंट जो है, ये हमारी जिंदगी का ही सिलेबस है। शिविर और उसके बाद में पठन अध्ययन के माध्यम से हम जिंदगी को ही समझ रहे हैं। तो ये जीवन क्रिया जो है, ये इसकी तरफ ध्यान चला जाए, जीवन की तरफ ध्यान चला जाए, इतना जो है वो था। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो साथी बाद में जुड़े हैं, तो अभी आज जो है ना, ऐसा मन में प्लान किया था कि ये पॉइंट नंबर 5 से लेकर के 14-15 तक जो है ना, ये बाबा जी ने जो अस्तित्व में विकास जो है ना, वो उसको कैसे रखा है, कैसे देखा है, ये हमारे सामने रखा है। तो एक बार हम इसको, इस पेज को आप ही में से कोई पढ़ लें 5 से 15 तक, और फिर उसके बाद में इसमें आज अगले 1 घंटे में चर्चा भी करें। तो कौन पढ़ेंगे प्लीज? मैं बोलूँ भैया? हाँ हाँ प्लीज भैया, प्लीज। 5 नंबर से ना। हाँ जी। परिणाम क्रम में अनेक यथास्थितियां उपयोगिता पूरकता सहित अपने त्वय सहित व्यवस्था व समग्र व्यवस्था में भागीदार। पॉइंट नंबर 6, ठोस विरल रूप के परमाणु अणु के प्रजातियों से कोई भी धरती समृद्ध संपन्न होने के बाद स्वयं स्फूर्त विधि से यौगिक क्रिया में प्रवृत्ति, फलस्वरूप रसायन संसार, जल, क्षार, अम्ल, रचना तत्व, पुष्टि तत्व का बनना। इसका कारण सहअस्तित्व नित्य प्रभावी। इन चारों प्रकार के पदार्थ तत्व से संपन्न होकर धरती पर प्राणावस्था का उद्भव होना, यह अवस्था बीज वृक्ष विधि द्वारा आवर्तनशील परंपरा है। यही प्राणपद चक्र है। 8 नंबर, प्राणावस्था तृप्त होने के उपरांत प्राणावस्था के अवशेषों से स्वेदस संसार की निष्पत्ति प्रकटन। 9, परमाणु में विकास इज इक्वल टू गठनपूर्ण परमाणु इज इक्वल टू जीवन चैतन्य पद में। 10, स्वेदस संसार से अंडज संसार का प्रकट होना। 11, अंडज संसार में गुणात्मक परिवर्तन विधि से अनेक प्रजातियों का प्रकटन होना, यह भी उपयोगिता विधि पूरकता विधि से सहअस्तित्व को प्रमाणित करते हुए स्पष्ट। 12, अंडज संसार गुणात्मक परिवर्तन विधि से पिंडज संसार को संबद्ध किया जाना। फिर 13, अंडज संसार से भूचर, नवचर, जलचर तीनों प्रकार हुए। पिंडज संसार तीनों में प्रकट होते हुए भी भूचर सर्वाधिक है। प्रत्येक परंपरा का सहअस्तित्व विधि पूरकता उपयोगिता विधि से प्रकट होना। 14, पिंडज संसार में रचनाएं श्रेष्ठता की ओर गुणात्मक परिवर्तन से अनेक परंपराएं स्थापित हुई। उनमें से एक परंपरा है मानव शरीर। 15, मानव शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में है। शरीर के साथ परस्पर पहचानने के क्रम में नस्ल रंग के आधार पर अनेक प्रजाति मान लिए हैं, जबकि मानव शरीर एक ही प्रजाति का रहता है। मानव जाति एक है। इस तथ्य को 20वीं शताब्दी के बाद ही मनुष्य पहचानने योग्य हुआ। इसका प्रमाण अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद विधि से स्पष्ट हुआ। जी भैया। बढ़िया भैया, थैंक यू। अभी हम लोग फिर वापस आ जाते हैं। तो एक बार पढ़ लिया तो एक आइडिया सा लग गया। तो जैसे ना हम लोगों ने भी अपनी जो शिक्षा प्राप्त की, और अब हमारे बच्चे भी जैसे स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, तो
एक ना हमको एक डार्विन का सिद्धांत और भी काफी तरह के प्रिंसिपल्स जो है ना नियम के रूप में और इतिहास के रूप में मतलब हमारे तक जानकारियां पहुंचती हैं, और हमारे हमारे अंदर एक जो है ना ये अस्तित्व में विकास कैसे हुआ, ये एक तरह का नोशन जो है वो बैठ जाता है जितनी हमने अपनी किताबों से जानकारियां हम तक पहुंची। अब एक जो है यहाँ पर बाबा जी जो है ये भी बता रहे हैं यहाँ पर कि ये इस तरह से बाबा जी का प्रस्ताव है कि अस्तित्व में विकास जो है वो ऐसे हुआ है और ये ऐसा है अस्तित्व, है ना। तो अब ये हम अपने अपनी विजडम से, अपने विवेक से, अपने एनालिसिस से अपने में निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लाइक दो तरह से हमारे पास में जब सूचनाएं आती हैं जो आपस में मैच नहीं करती हैं, तो फिर निष्कर्ष हमारा ही निकलता है कभी या क्या ठीक है। जैसे नॉर्मल लाइफ में भी देखें तो हमारे पास में बड़े तरह के व्यूज आते रहते हैं। जो कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं वो कम्युनिज्म की हम पुस्तकें पढ़ें और उनके लोगों को सुने तो ऐसा लगता है कि भैया ये सिस्टम जो है वो कम्युनिस्ट सिस्टम होने से धरती का उद्धार हो जाएगा। हाँ, एक कैपिटलिज्म वाले हैं तो कैपिटलिज्म वाले कहते हैं कि भैया कैपिटलिज्म फॉलो करने से उद्धार हो जाएगा। अब हमारे पास में सूचनाएं पहुंचती हैं, फिर हम भी एक निष्कर्ष निकालते हैं, हमारे भी एक तरह के व्यू पॉइंट बनता है कि भाई हाँ ये ठीक है या वो ठीक है या दोनों ही ठीक नहीं है ना, या जो कुछ भी है। तो सूचनाएं हमारे पास में आती रहेंगी, कई बार उन सूचनाओं में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन भी होगा और निष्कर्ष हर व्यक्ति अपनी समझ बूझ के अनुसार उसका निकालेगा। तो अब यहाँ पर जो है बाबा जी प्रस्ताव रूप में क्या कह रहे हैं, इसको अब हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे लेकिन इसके सीक्वेंसिंग को देख रहे हैं कि धरती पे नहीं, पूरे अस्तित्व को अगर हम देखें तो अस्तित्व में मूलतः एक तो हमको पदार्थ रूप में चीजें दिखती हैं। जितने भी हम ये ग्रह देखते हैं, अपना सोलर सिस्टम देखते हैं, तो हमारी धरती है और हमारी धरती के अलावा भी जो है वो और भी प्लैनेट्स हैं और उन प्लैनेट्स के अपने फिर सैटेलाइट्स हैं, जैसे धरती का जो है वो चंद्रमा हमारे आसपास चक्कर लगाता है और फिर केंद्र में सूरज है। ये मूल रूप में देखें तो हमको पदार्थ के रूप में हर एक ग्रह, ठीक है। तो अस्तित्व में पदार्थ है ही, और वो पदार्थ एक तो ये ग्रहों के रूप में दिख रहे हैं और ये ग्रह भी अपने आप में परमानेंट हो ऐसा अपने में स्पष्ट होता है कि ऐसा नहीं है। ये धरती भी किसी समय नहीं रही होगी, कि कोई समय आया होगा कि किन्हीं संयोगों से ये धरती बनी एक ग्रह के रूप में, और फिर कभी भविष्य में कोई ऐसा समय आएगा कि ये वाली धरती नहीं रहेगी। तो एक ग्रह की रचना होना, एक ग्रह का बने रहना और फिर एक ग्रह की विरचना होना, ये भी अस्तित्व में होने वाली घटना है। जैसे मानव शरीर का भी कभी कभी रचना होती है, फिर वो कुछ समय तक बना रहता है, कुछ साल तक, और फिर उसकी विरचना हो जाती है। तो इसको हम लार्ज स्केल पे ऐसे देख सकते हैं। तो काफी जो है हम देखते हैं कि अस्तित्व में इस तरह से प्लैनेट्स वगैरह हैं। तो एक जगह पे विरचना होती है तो वो सारा मैटर जो है वो रिलीज रहता है। कोई भी प्लेनेट की विरचना होगी तो जितना भी उस पे मैटर रहा होगा वो सारा का सारा मैटर जो है वो अस्तित्व में फैल गया। इस तरह से कई ग्रहों की विरचनाएं हो रही है, फिर यही पदार्थ जो है ये मिल करके कहीं पर और जो है किसी दूसरे ग्रह के रूप में या किसी और बॉडी के रूप में जो है वो उनकी रचना। तो ये मूल रूप में पदार्थ है। अपने सोलर सिस्टम में देखें तो तो जैसे ये ये पदार्थावस्था में भी एक समृद्धि का एक क्रम बनता है। इसको बाबा जी ने हर हर अवस्था के समृद्ध होने के बाद में अगली अवस्था का आधार बनता है। तो जैसे धरती में पदार्थ रूप में धरती जो है वो जब समृद्ध हो गई तो फिर जो है वो अगली अवस्था जो कि प्राण अवस्था है उसका आधार बना। तो अपने सोलर सिस्टम में उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे जुपिटर के रूप में एक प्लेनेट है, वो अभी ऐसा ऐसी जानकारियां मिलती हैं कि वो अभी पदार्थावस्था के रूप में भी पूरी तरह से समृद्ध नहीं हुआ है, पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुआ है ना। वो इट्स ए कलेक्शन ऑफ ए लॉट ऑफ मैटर जो कि अभी पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं बना है। तो अभी एक एक धूलीकरण की स्थिति में जो है वो है, और धीरे धीरे अभी उसका सॉलिडिफिकेशन जो है वो हो रहा है। तो जिस तरह से जिस जिस तरह से हम सॉलिड धरती पे अपने घर पे फर्श पे चल पाते हैं या बाहर सड़क पर चल पाते हैं, मतलब उस तरह से अगर हम जुपिटर पे कल्पना करें तो जुपिटर पे चल नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पर धरती ही अभी सॉलिड है, वो नहीं है ना। तो वो अपने अभी भैया पदार्थावस्था। हाँ जी, की आवाज नहीं आ रही।
ये आवाज नहीं आ रही है, आपको नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही? नहीं नहीं, आवाज आ रही है, भैया बहुत अच्छे क्लियर से है। आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है दीदी, आप विदाउट देख लें, इंटरप्शन आ रही है। आप अपनी साइड पे देख लें दीदी, कुछ आपके यहाँ पे कुछ होगा, अगर नहीं हो तो एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर, ठीक है। तो वो तो ये जो जो इवोल्यूशन है ये इस क्रम में है। तो जब तक किसी भी प्लेनेट पे पदार्थावस्था पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो जाती, पूरी तरह से समृद्ध नहीं हो जाती, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाती, तब तक अगली अवस्था जो है वो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये बाबा जी जो है ये इसको पूरे अस्तित्व में मतलब जो है वो विकास कहीं पर भी हो रहा होगा तो किस तरह से हो रहा होगा, इसको इस तरह से कह रहे हैं। तो ये जो कोई भी प्लेनेट बनता है तो उसमें इनिशियली जो है ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ठोस और विरल के रूप में परमाणु। अब क्या हुआ ठोस और विरल के रूप में कि सॉलिड और गैस के, ये जो है ये किसी भी जगह पर, किसी भी धरती पर जो है किसी भी प्लेनेट की जब रचना हो रही होगी तो ओरिजिनली वहां पर उसके ठोस और विरल रूप के रूप में, सॉलिड और गैस के रूप में परमाणुओं से ही उसका एक जो सॉलिड वाला पार्ट है वो बनता है और फिर उसका कुछ एक एटमॉस्फेयर टाइप का जो है वो भी बनता है। तो ये सारे सॉलिड और अणु जो विरल हैं, गैसेस हैं, ये अणु की ही प्रजातियां हैं। तो ये धीरे धीरे करके समृद्ध होने के बाद में स्वयं स्फूर्त विधि से एक यौगिक क्रिया के बाद में रसायन संसार का बनना होता है ना। रसायन संसार में वाटर, बेसिस, एसिड और फिर रचना तत्व, पुष्टि तत्व, ये जो है ये एक बनने का उसका क्रम जो है वो होता है। तो अभी जैसे काफी साइंटिस्ट वगैरह जो है वो भी हम देखते ही हैं कि एक्सप्लोर कर रहे हैं धरती से बाहर जा करके और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर पानी मिलता है ना। तो ऐसा सूचनाएं आती हैं कि शायद मंगल ग्रह पे पानी है ना, शायद चांद पे पानी है या नहीं है। तो ये पानी का होना जो है वो धरती, किसी भी धरती का, बार बार कह रहे हैं कोई भी धरती, ये सिर्फ अपनी धरती की बात नहीं कर, कोई भी धरती समृद्ध होने के बाद में जब उसका नेक्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन आएगा तो उसमें पहली घटना जो है वो जल, पानी जो है वो एक उसका उसका प्रकटन होगा, उसका इमर्जेंस होगा, ऐसा प्रस्ताव रूप में बाबा जी जो है वो कह रहे हैं। इन चारों प्रकार के पदार्थ तत्व से संपन्न होकर प्राणावस्था, धरती पर प्राणावस्था का उद्भव है ना। तो प्राणावस्था मतलब ये पेड़ पौधे वाला जो है ये इसकी शुरुआत हो, यह अवस्था बीज वृक्ष विधि द्वारा आवर्तनशील परम, बिल्कुल ठीक है। तो जब ये प्रकटन होगा, जो हम देखते ही हैं कि अब इस धरती पर जैसे तो कोई कोई बीज होता है, उस बीज से पौधा या पेड़ बनता है, उससे फिर बीज बनते हैं, उससे फिर से वो पौधा या पेड़ होता है, और ये एक साइक्लिक मैनर में हजारों लाखों करोड़ों साल तक जो है ये अपने में एक निरंतर होने वाली एक घटना के रूप में ये देखते हैं इसको। तो ये क्या हुआ, प्राणावस्था जो है ये अगली अगली अवस्था जो है वो आया पदार्थ अवस्था के समृद्ध होने के बाद। उसका उसका एक पदार्थ के रूप में धरती जो है वो सज गई, तो उसके बाद में प्राणावस्था हुआ। तो ये पहले के जो डायग्राम बनाए थे इसको कल हमारे में सब में, तो हम लोग तो पुराने लोग हैं, क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर कोई नया हो तो ये पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञान अवस्था, ये किसी भी प्लेनेट पर इवोल्यूशन का क्रम होगा। और उसको बाबा जी अब थोड़ा सा डिटेल में लॉजिकली जो है बीच में बता रहे हैं, पदार्थावस्था के बाद में प्राणावस्था, और इसी को आगे चलते हुए देखते हैं कि जीवावस्था और ज्ञानावस्था तक भी कैसे लेकर जाए। तो इन चारों प्रकार से होकर के ये उद्भव होना, यह अवस्था बीज वृक्ष विधि द्वारा है, यही प्राण पद चक्र है ना। तो प्राण पद चक्र का क्या मतलब हुआ कि ये मैं देखूंगा कहीं पर एक स्लाइड और भी है, लेट मी सी, अगर हाथ के हाथ ही इसको देख भी लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, अपने हमारे कॉन्सेप्ट जो है ना ये स्ट्रॉन्ग होते रहे साथ के साथ में, इसलिए हम पास में कहीं पर यहाँ से ये वाला स्लाइड है। ये
थोड़ा सा मैंने एक मध्यस्थ दर्शन की किताब से ही जस्ट कॉपी पेस्ट किया है। दिख रहा है आप लोगों को? प्लीज बता दें। मैंने बीच में भी नीरू दीदी का मैसेज देखा कि दिख नहीं रहा है कुछ। जी, ये दिख रहा है। दिख रहा है, बढ़िया हो गया। तो ये जो सबसे नीचे वाला सर्कल है ना, इस डायग्राम में अगर हम देख रहे हैं तो ये कह रहे हैं अस्तित्व में परमाणु का विकास जो है, ये इसको बता रहे हैं। तो सबसे नीचे वाला जो सर्कल है, ये टोटल इसमें 3 सर्कल्स हैं। तो सबसे नीचे वाला सर्कल जो है वो उसमें पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था जो है ना, वो उसको उसका एक चक्र बता रहे हैं कि ये पदार्थ अवस्था में एक तरह से हमको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा डेवलपमेंट हुआ और ये पदार्थों से फिर प्राणावस्था, पेड़ पौधे बने। पेड़ पौधों की विरचना होती है ना, जब जब उनकी, आप ऐसा बोले कि उनका समय समाप्त हो जाता है, जब वो विरचना ही उसका एप्रोप्रिएट वर्ड है, और दूसरा मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जरूरत भी नहीं है। जब उनकी विरचना होती है तो फिर से वापस वो पदार्थ बन जाता है। तो जैसे मिट्टी से, पानी से, हवा से, इन चीजों से पेड़ पौधा बनता है, बनते हैं। और फिर जब उनका एक समय समाप्त हो जाता है तो फिर वो वापस ही मिट्टी, वापस ही हवा और वापस ही पानी जो है वो उसमें मिल जाता है। तो ये अपने में एक चक्र है। इसको प्राण पद चक्र बोला। ये यहाँ पर सबसे नीचे ना, पदार्थावस्था और प्राणावस्था के बीच में जो शब्द लिखा हुआ है, ये है प्राण पद चक्र। तो अ, इसके बाद में एक अगला जो है वो दूसरा सर्कल, इसको कह रहे हैं भ्रांत पद चक्र, है ना। तो इसमें भ्रमित मानव जो है वो प्लेस होता है कि अस्तित्व की व्यवस्था के अनुसार मानव का प्रकटन, जीवों का प्रकटन और मानव का प्रकटन किसी धरती पर हो गया। इस धरती पर तो प्रमाण है ही कि प्रकटन हो गया है, लेकिन वो मानव अभी भ्रांत पद में है। ठीक है। और फिर जो ऊपर तीसरा सर्कल बता रहे हैं वो देव पद चक्र है। तो इसको इसको बाबा जी ने पूरे अस्तित्व में 3 ये इस तरह से चक्र बताए हैं: प्राण पद चक्र, भ्रांत पद चक्र और देव पद चक्र। तो इसी तरह से ये लेफ्ट साइड में और राइट साइड पे जो बड़े बड़े एरोस के साथ में लिखा हुआ है वो संक्रमण लिखा हुआ है। तो 3 संक्रमण बिंदु भी। तो ये जो परमाणु में विकास है, वापस हम पुस्तक पे जाएंगे तो मतलब हम वेरीफाई करेंगे कि यही लिखा है कि यही यही परमाणु, जो जड़ अवस्था के परमाणु है, पदार्थ अवस्था के परमाणु है, यही यही जो है बेसिकली, इन्हीं को ही, यही इन्हीं का विकास जब होता है तो जीवन परमाणु के रूप में ये कन्वर्ट होता है। तो ये आगे बढ़ करके जीवन परमाणु बनता है। ये पहला संक्रमण है। संक्रमण का मतलब एक ऐसी स्थिति पे पहुंच जाना जहां से वापस नहीं जा सकते। ये जो चक्र है ना, चक्र में आगे पीछे होता रहता है। जैसे पदार्थ अवस्था है ना, मिट्टी जो है या पदार्थ जो है, मिनरल्स जो है, वो पेड़ पौधे में गए तो वो प्राणावस्था तक पहुंचा। फिर पेड़ पौधे की आयु समाप्त हुई, विरचना हुई, वो वापस फिर से पदार्थ बन गया। तो इसमें आगे भी जाते हैं, पीछे भी आते हैं। तो आगे पीछे आना चलता रहता है, ये चक्र के रूप में है। ये जो संक्रमण है, संक्रमण में जब आगे चले गए तो फिर पीछे जाना संभव नहीं है ना, इसमें सिर्फ आगे की ही यात्रा है। तो जो ये जीवन परमाणु बन जाता है, ये वापस फिर से जड़ परमाणु के रूप में, पदार्थ अवस्था, पदार्थ के रूप में वापस नहीं जाता है। तो पहला संक्रमण अस्तित्व सहज व्यवस्था में अपने आप होता है, वो है इसका जीवन परमाणु का विकास क्रम के बाद में विकास होता है। तो ये विकास है जीवन परमाणु का बनना। फिर फिर ये जो ये इसमें 4.5 क्रिया नेचुरली होती रहती है। ये 4.5 क्रिया से 10 क्रिया जब कोई इंडिविजुअल प्राप्त कर लेता है, उसको अचीव कर लेता है ना। जैसे बाबा जी जो है वो जागृत मानव के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए। तो वो दूसरा संक्रमण है, एक व्यक्ति के रूप में किसी का जागृत हो जाना। तो व्यक्ति एक बार जागृत हो गया तो फिर वो अजागृत नहीं होगा, फिर वो भ्रमित नहीं होगा। तो जब तक भ्रांत पद में है तब तक आगे पीछे होता रहता है ना, गलती भी हो रही है, ठीक भी हो रहा है, फिर कभी गलती हो रही है। लेकिन एक बार ये क्रिया पूर्णता, तो इस वाले दूसरे संक्रमण बिंदु, पहला संक्रमण बिंदु है, इसको बोला गठन पूर्णता। तो परमाणु जो था वो पहले गठनशील था, अब गठन पूर्ण हो गया, अब उसके परमाणु के गठन में कोई परिवर्तन नहीं। फिर दूसरा जो है वो क्रिया पूर्णता, कि उसमें 4.5 क्रिया से 10 क्रिया जो है वो पूरी की पूरी एक्टिवेट हो गई, है ना।
तो ये अस्तित्व का वैभव है, उस व्यक्ति ने उसको पा लिया और प्रमाण के साथ में प्रस्तुत है। इसको क्रिया पूर्णता कहा। ये इंडिविजुअल के लेवल पर। और फिर जो अगला पद, अगला संक्रमण है, उसको बोला आचरण पूर्ण। तो गठन पूर्णता पहला संक्रमण बिंदु, क्रिया पूर्णता दूसरा संक्रमण बिंदु, ये इंडिविजुअल के लेवल पे। और फिर तीसरा संक्रमण बिंदु है वो आचरण पूर्णता, ये परंपरा के लेवल पे, है ना। तो अभी क्या रहता है कि कोई व्यक्ति समझदार हो गया, मतलब सम्मान मिला उसको, है ना, मानव जाति ने उसको श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में पहचाना, फिर कभी उस व्यक्ति की शरीर यात्रा पूरी हो जाती है ना, और फिर एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है ना। तो अभी भी हम जिन जिन जो सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले जिनको भी हमने श्रेष्ठ व्यक्तियों के रूप में पहचाना है, अपनी अपनी धर्म परंपराओं में, मान्यताओं में हम लोग उनको देख ही पाते हैं, तो उनको श्रेष्ठ व्यक्तियों के रूप में पाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, है ना। हमारे आसपास भी उस तरह के महापुरुष हो, ऐसा हमको दिखता नहीं। तो ये जागृत व्यक्ति जो है, ये परंपरा के रूप में हर देश काल में उपस्थित हो, इसको इसको आचरण पूर्णता। तो जागृति की परंपरा बन जाए, है ना। पहला है ये जो बीच वाला संक्रमण बिंदु था, इसमें कोई व्यक्ति जागृत हो तो वो व्यक्ति क्रिया पूर्णता को प्राप्त कर गया, क्रिया पूर्णता हो गया। लेकिन उस क्रिया पूर्णता की जब निरंतरता हो जाती है, जब 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 हम कहें कि परंपरा में आ जाता है, तो उसको आचरण पूर्णता। तो ये बात जो है हमारी यहाँ पर कहाँ से शुरू हुई थी, ये प्राण पद चक्र जो जो बाबा जी ने बोला, तो वो यही है कि पदार्थावस्था और प्राणावस्था में विकास और ह्रास होता रहता है। फिर ये जो अगला वाला पद चक्र है, ये भ्रांत पद चक्र है। तो इसमें व्यक्ति एनिमल कॉन्शियसनेस के साथ में वो जो है ना, वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, कभी थोड़ा बढ़ता है, फिर हालात कुछ ऐसे रहते हैं, फिर आदमी खुद कभी भटक जाता है, फिर उसमें ह्रास दिखता है, डिटीरियोरेशन दिखता है, तो कुछ आगे गया, कुछ पीछे आया, ऐसा जो है वो चलता रहता है। फिर तीसरा जो है वो उसको देव पद कहते हैं, तो वो है जागृति के बाद वाला, है। तो उसमें देव मानव देव मानव का भी अगर कुछ आगे पीछे होगा तो वो मानवीयता की सीमा में ही हो, वो भ्रमित अवस्था में। तो इस तरह से जो है ये तीन पद चक्र जो है, ये मध्यस्थ दर्शन में दिए गए हैं। इसको जैसे जैसे आप लोग और हम सब लोग मिलकर आगे की अपनी जर्नी में इसको समझेंगे, पठन अध्ययन के क्रम में, तो ये और स्पष्टताएं हमारी बनेगी। अभी तक जितनी बात है, किसी का कुछ प्रश्न बन रहा हो तो बताएं, फिर हम बाकी बात भी पूरी करें। ऐसा मान के चलें कि सब ठीक चल रहा है। ये वैसे मैं काफी बोलता रहता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं ऐसे प्रश्न के रूप में पहुंचूं तो कोई आवाज आ जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लेक्चर नहीं चल रहा, आप लोग भी कम से कम जुड़े हुए। जी भैया, आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं और बहुत ही एकदम कंसेप्ट क्लियर हो रही है। चलिए, और आवाज ठीक से आ रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, बीच में कहीं पे प्रश्न भी बन रहे हो तो उसको भी पूछने में संकोच ना करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कवर भी हो जाएगा सब कुछ और प्रश्न भी लेते हुए चल सकते हैं। तो ये जो, हाँ जी वर्षा बेट, बताइए, अनम्यूट करके प्रश्न पूछें, आपने हैंड रेज किया है। वर्षा जी। जी सर नमस्ते। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे अभी हम ये समझते हैं कि पदार्थ अवस्था का ही परमाणु जीवन का जो परमाणु वो बनता है, तो क्या सभी प्रकार के जो प्राण अवस्था के नहीं, पदार्थ अवस्था के जो परमाणु हैं उनमें वो योग्यता है या वो क्षमता है कि वो जीवन में बन सकते हैं, या कोई विशिष्ट प्रकार के पदार्थ में ही ये क्षमता है कि वो ही जीवन परमाणु बन सकता है? देखो बेटे, मेरा भी इस पे अभी अपने में ऐसा कहूँ कि बिल्कुल स्पष्टीकरण बन गया है, मैं ऐसा अथॉरिटी के साथ में नहीं कह सकता, लेकिन इतनी बात अपने में लेकर मैं चल रहा हूँ, और आप भी इतना लेकर के चल सकते हैं कि पदार्थ अवस्था के परमाणु ही विकास पूर्वक जो है वो जीवन परमाणु में विकसित होते हैं।
यही जो है ये पॉइंट नंबर 9 में जो है ये इसको कह रहे हैं परमाणु में विकास, है ना। तो परमाणु में विकास क्या हुआ कि ये जो गठनशील परमाणु है ना, जो पदार्थ अवस्था के परमाणु है, ये गठनशील परमाणुओं में से ही कुछ परमाणु जो है वो अस्तित्व सहज व्यवस्था में वो गठनशीलता से गठन पूर्णता को पा जाते हैं, है ना। तो एक बार वो गठन पूर्ण हो, गठनशील का मतलब ये है कि अभी वो ना गठन अपने में भी गठन जो है वो उनका वेरिएबल है, मतलब एक तरह का परमाणु जो है वो दूसरी तरह के परमाणु में भी कन्वर्ट हो सकता है, और एक तरह का परमाणु जो है वो अपनी ही तरह के दूसरे परमाणु के साथ में गठन करना चाहता है ना। मतलब हम जैसे जैसे अपने में अपने आसपास देखें तो जैसे जैसे पानी का ही उदाहरण दें तो उसमें हाइड्रोजन के भी एटम्स हैं और उसमें ऑक्सीजन का भी एटम है। तो ये दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का एटम मिलकर के तो ये एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, तो एक तरह का परमाणु दूसरी तरह के परमाणु के साथ में जुड़ा ना। सोडियम क्लोराइड को देखते हैं तो सोडियम Na जो है वो सोडियम है और Cl क्लोरीन है, ये भी एक दूसरे के साथ में जुड़े। तो इस तरह से परमाणुओं का एक दूसरे के साथ में जुड़ना हम अस्तित्व में देख पाते हैं, समझ पाते हैं। फिर एक दूसरे तरह का जुड़ना होता है, वो ये है कि एक तरह का परमाणु अपनी ही तरह के दूसरे परमाणुओं के साथ में जुड़कर भी कुछ रचनाएं बनाता है ना। इसका मैं अपने आसपास स्थूल उदाहरण के रूप में देखता हूँ, तो अगर हम 24 कैरेट गोल्ड के रूप में किसी आभूषण को देखते हैं, किसी बैंगल को देखें, किसी चेन को देखें, है ना, तो देखते हैं कि गोल्ड के ही परमाणु दूसरे गोल्ड के परमाणुओं के साथ में मिलकर के किसी रचना के रूप में हमारे सामने, है ना, किसी आभूषण के रूप में, किसी गोल्ड कॉइन के रूप में उपस्थित है। तो जड़ परमाणुओं में हम इस प्रवृत्ति को बड़ी आसानी से पहचान पाते हैं कि इनकी दूसरे परमाणुओं के साथ में जुड़ने की प्रवृत्ति है। वो दूसरे परमाणु इसी जाति के परमाणु हो सकते हैं, जैसे सोना जो है वो सोने के परमाणु के साथ में जुड़ा, या किसी दूसरे जाति के परमाणु भी हो सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड से जुड़ा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा, और इस तरह के हमारे पास में काफी सारे उदाहरण है अपने आसपास में। लेकिन लेकिन परमाणु दूसरे परमाणु के साथ में जुड़ने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में बाबा जी ने बोला कि जीवन परमाणु जो है ये अणु बंधन और भार बंधन से मुक्त है ना। तो ये भी इस चर्चा में अब हम इस चीज को भी देख सकते हैं। बेशक बाबा जी ने इन इन इस पेज पे उसका चर्चा नहीं किया है, लेकिन जब रेफरेंस निकल कर आ रहा है बातचीत में तो हम उसको चर्चा कर ही लें कि जीवन परमाणु एक दूसरे जीवन परमाणु के साथ में मिलके या कई दूसरे जीवन परमाणुओं के साथ में मिलकर के कोई रचना बन जाएगी, ऐसा अस्तित्व में नहीं होता। इसको बोला जीवन परमाणु अणु बंधन से मुक्त है ना। इसीलिए मैं कई बार अपने में शोध करता हूं तो मुझे लगता है कि शायद इसीलिए जीवन परमाणु का अध्ययन भी प्रॉपरली परंपरा में अभी तक हो नहीं पाया, क्योंकि ये जो दूसरे परमाणु है ये ये काफी सारे परमाणु एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं तो एक रचना के रूप में, एक पिंड के रूप में हमारे सामने दिखते हैं। हमारे को नेकेड आई से भी वो दिखता है और फिर हम उसको स्टडी कर पाते हैं। जैसे जैसे लोहा हमको हमको लोहे के रूप में दिखता है, सोना हमको सोने के रूप में दिखता है, एल्यूमिनियम हमको एल्यूमिनियम के रूप में दिखता है ना। तो वो आंख से दिख जाता है, फिर हम उसको समझने चाहते हैं तो एक बड़ी चीज दिख रही थी हमको, फिर उसका विश्लेषण करते करते हम उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर तक, उसके एटम को स्टडी करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली या इंसिडेंटली कहेंगे, अस्तित्व में जीवन परमाणु मिलके किसी स्थूल रचना के रूप में उपस्थित हो ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है ना। तो जीवन परमाणु मिलके कोई रचना के रूप में आता है ऐसा हमारे ना नेकेड आई से दिखता है और ना किसी इंस्ट्रूमेंट से दिखता है। तो जीवन परमाणु अकेला ही रहता है ना, यही अस्तित्व में इसकी व्यवस्था है। तो एक बार ये स्पष्टता बनती है तो एकदम से लिमिटेशन भी पता चलती है कि भैया ये आंखों से नहीं दिखा, इसीलिए इसका अध्ययन नहीं। तो ये अणुबंधन से मुक्त है और भार बंधन से मुक्त है। तो एक्चुअल में मेरा अपना इंटरप्रिटेशन यह है कि अणुबंधन ही इवेंचुअली भार बंधन के रूप में व्यक्त होता है ना। काफी सारे परमाणु एक दूसरे से जुड़ते हैं तो हम उसको भार के रूप में फील कर पाते हैं। अब ये जीवन परमाणु जो है ये बहुत सारे अणु एक दूसरे से जुड़ते नहीं है, तो ये अणुबंधन से मुक्त हो गया, और अणुबंधन से मुक्त हो गया तो
साथ के साथ नेचुरली ये भार बंधन से भी मुक्त हो गया। इसलिए बाबा जी ने बार बार मध्य दर्शन में जीवन परमाणु अणु बंधन और भार बंधन से मुक्त है, ये वाली भाषा बार बार तो इस तरह से हम इसको देख भैया सकते हैं। भैया हाँ जैसे जी, जब हाँ जी, आप जब आप कहते हैं भार बंधन से मुक्त है, तो इसका मतलब मास की बात कर रहे हैं हाँ, कि भार की ही बात कर रहे हैं। देखिए अब ना वो मास, अब इंग्लिश में जैसे शब्द है मास एंड वेट, ये दोनों अलग अलग चीज हाँ हाँ हाँ, सही बात। जी है ना। जी, तो शब्द का भी हम चुनाव जो है वो ठीक है। तो भार का मतलब भार ही है, उसको मास से भी कंफ्यूज ना करें, वेट कह रहे हैं। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। ठीक बात भैया जी। बढ़िया, ठीक है, गुड। तो अभी क्या हुआ कि ये ठोस विरत, तो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अस्तित्व में पदार्थ है, वो पदार्थ एक दूसरे के साथ में पास में आते हैं और हमको एक ग्रह गोल के रूप में कोई हमको अलग अलग प्लैनेट्स जो है वो दिखते हैं, है ना। उसमें जब पदार्थ अवस्था समृद्ध हो जाती है तो फिर उसमें जल का प्रकटन, जल और फिर उसके बेसिस के ऊपर एसिड्स एंड यू नो ये अम्ल अम्ल और क्षार जो है ये प्रकटन होता है। इससे जो है फिर वो प्राणावस्था जो है वो उसका उद्भव हुआ, है ना। और वो जो है वो प्राणावस्था जो है वो बड़ी स्पष्ट रूप से हमको बीज वृक्ष विधि से दिखती है। यही प्राणपद चक्र है। इतना हमने देख लिया। यहाँ से हम लोगों ने दूसरी जगह पर जाकर देखा, मुझे ऐसा लगता है कि हम काफी पुराने लोग भी हैं, तो हम अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते रहे मध्य दर्शन की भाषा में। तो 3 चक्र इस तरह से बताए बाबा जी ने, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे। प्राणपद चक्र, भ्रांत पद चक्र और देव पद चक्र। इन तीनों के साथ में 3 संक्रमण बिंदु भी देखे। पहला संक्रमण बिंदु गठन पूर्णता। गठन पूर्णता के लिए मानव का कोई योगदान नहीं, है ना। अस्तित्व में गठनशील परमाणु से गठन पूर्ण परमाणु बना, ये मानव ने नहीं बनाया। ये अस्तित्व सहज व्यवस्था में अपने आप हो चुका। मानव का मानव का मेहनत जो है, मानव का जो श्रम है वो क्या है, गठन पूर्णता तो थी ही, अब क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता को पा जाना, है ना। जागृति और जागृति पूर्णता को पा जाना, व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति जागृत हो, ये एक ऐसा लक्ष्य के रूप में दिखे। और फिर एक जागृति की परंपरा बने कि हर हर पीढ़ी में जागृत व्यक्ति उपलब्ध हो, ऐसा जो है वो, तो उसको आचरण पूर्णता कहें। तो ये प्राणपद चक्र जो है ये यहाँ पर डिस्कस किया। फिर यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 8 में कह रहे हैं, प्राणावस्था तृप्त होने के बाद में प्राणावस्था के अवशेषों से स्वेदज संसार का प्रकट है। तो स्वेदज संसार जो है ये बेसिकली क्या है कि अपने आप ही जो है ना, जो जो कुछ हम देखते हैं कि इस बाबा जी ने कई तरह के इस तरह के प्रयोगों का रेफरेंसेस किया भी है, और काफी जगह पे हम खुद भी कर सकते हैं कि किसी किसी जगह के ऊपर पुराने पेड़ पौधे पत्ते या ये पुरानी सब्जियां जो है वो ले लें अगर हम, और उसको एक एक किसी भी तरह से आइसोलेट करके रख लें, तो थोड़े दिनों पे वहां पर मच्छर वगैरह या छोटे छोटे इस तरह की चीजें जो अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। एक बार मेरे को याद है कि आप ही साथियों के साथ कभी डिस्कस हो रहा था, तो नीरू दीदी ने शायद एग्जांपल दिया था कि हम घर में कंपोस्ट का सिस्टम जैसे बनाते हैं, तो वहां पर भी हम इस चीज को देख ही पाते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इसको जो है वो स्वेदज संसार कह रहे हैं कि ये अपने आप प्रकट हो जाता है ना। ये कैसे प्रकट होता है, ये प्राणावस्था तृप्त होने के बाद प्राणावस्था के जो अवशेष है ना, इनसे जो है ये स्वेदज संसार। तो ये अब हम देखें कि धीरे धीरे करके अब ये जीवावस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। ये गठन पूर्णता की बात हमने कर ही ली। फिर स्वेदज संसार से अंडज संसार का प्रकटन होता है ना। तो जो पशु पक्षी जो है उनके रूप में सबसे पहले जो प्रकट होने वाले जो थे, ऐसा ऐसा साइंस भी बताती है, और हम लोग अपने में इसको शोध कर सकते हैं कि जो सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं वो वाले पशु पक्षी हैं जो कि अंडे देते है ना। तो ये अंडज संसार जो है वो है कि जब अगली पीढ़ी जो है वो अंडे के रूप में जो है वो उनका आता है। तो काफी सारे हम पक्षियों को देखते ही हैं कि वो जो है वो अंडे देते हैं, और फिर अंडों से फिर बाद में बच्चे निकलते हैं और फिर वो बड़े होते हैं। तो अगले सेंटेंस में फिर कह रहे हैं, अंडज संसार में गुणात्मक परिवर्तन विधि से अनेक प्रजातियों का प्रकटन होता है ना। तो अनेक प्रजातियां प्रकटन होती हैं। ये जो है हमको प्राणावस्था में भी अनेक प्रजातियां प्रकट होती हैं,
और अगर हम पदार्थावस्था में भी देखें तो अनेक जाति के प्रजाति के परमाणु जो है वो हमको दिखते हैं। पीरियोडिक टेबल में कुछ 115-18 टाइप के जो परमाणु जो है वो दिखते हैं। तो अनेक प्रजाति के परमाणु पदार्थावस्था में भी है, फिर प्राणावस्था में भी अनेक अनेक तरह की प्रजातियां दिखती हैं, और उसी को जो है फिर वो कह रहे हैं कि अंडज संसार में गुणात्मक परिवर्तन से अनेक प्रजातियों का अलग अलग तरह के अंडे देने वाले, कबूतर भी आ गया, चिड़िया भी आ गई, है ना, इस तरह से जो है वो और भी काफी सारे जो है वो आ गए। ये इस तरह से हुआ। ये सब एक दूसरे के उपयोगिता विधि, पूरकता विधि से सहअस्तित्व को प्रमाणित किया। फिर इसी को ही कल्पना को आगे दौड़ा रहे हैं, तो फिर बता रहे हैं कि ये अंडज संसार में फिर गुणात्मक परिवर्तन होने से विधि से पिंडज संसार जो है वो फिर वो क्रमबद्ध हुआ। तो पिंडज संसार जो है वो है जिसको हम मैमल्स के रूप में पहचानते हैं, जहां पर जो है वो पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी का जब जब जन्म होता है तो सीधा ही बच्चे के रूप में आता है, अंडा नहीं आता। तो काफी सारे जो जो हम पशुओं के रूप में मैमल्स के रूप में पहचानते हैं, और मानव को भी अगर हम देखें तो अगर अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट के रूप में देखें तो ये पिंडज वाली कैटेगरी में आता है। तो अंडज संसार और पिंडज संसार इस तरह से जो है वो बाबा जी ने दो कैटेगरीज में रखा। अब फिर जो है ये बताया कि ये सारी की सारी चीजें जो है ये 3 कैटेगरीज में है, भूचर, नभचर और जलचर, है ना। भूचर जो है जो धरती पर दिखते हैं, है ना, जैसे ये हाथी, घोड़ा और ये सारी चीजें, कुत्ता, बिल्ली वगैरह जो ये धरती पर चलते हैं। फिर नभचर जो आकाश में चलते हैं, तो पक्षी जो है वो नभचर वाली कैटेगरी में आ गए। और जलचर जो है जितनी ये मछलियां और ये इस तरह के जो चीजें हैं ये सारी सारी। तो तो अंडज संसार से ये तीनों प्रकार के हुए, है ना। फिर पिंडज संसार से तीनों में प्रकट होते हुए भूचर सर्वाधिक है। तो पिंडज संसार में जो जो चीज जो भी प्रजातियां हैं वो धरती पर होने वाली मैक्सिमम है, इसको कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि ये पिंडज संसार में भी रचनाएं श्रेष्ठता की और गुणात्मक परिवर्तन से अनेक परंपराएं स्थापित हुई। ये हमने देखा ही मैमल्स के रूप में, जो हमने उदाहरण दिए, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, है ना, ये सारे के सारे। इन्हीं में से एक परंपरा जो है वो ऐसे ही इवॉल्व होते हुए मानव शरीर जो है वो भी जो है। तो इसकी अब ये पॉइंट नंबर 14 और 15 के बीच में जो है ना, यहाँ पर जो है हम यहाँ से थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। बाबा जी ने इसको जो है वो अभी यहीं पर छोड़ा है क्योंकि ये ब्रीफली रख रहे हैं। तो जैसे हम बाबा जी की पुस्तकें पढ़ते हैं, अभी हम पीछे जीवन विद्या के परिचय का पठन कर रहे थे, तो बाबा जी ने बड़े अच्छे से उसमें उदाहरण देकर कर कहा कि अगर हम ये देखते हैं कि जब हम स्कूल कॉलेज में या साइंटिस्ट ने अभी तक जो है जो मानव जाति के इस धरती पर प्रकटन होने के इतिहास को स्टडी किया है, और हमसे पहले डायनासोर्स थे और कुछ चीजें थी, और फिर इवेंचुअली मानव का प्रकटन हुआ। तो तो बाबा जी ने ना बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं कि प्रिसाइजली पकड़ा। मतलब आई वाज एक्चुअली, मतलब मेरे को आई वाज वेरी एक्साइटेड। मतलब मैं रोमांचित हुआ उसको पढ़ के कि बाबा जी ने कहा कि अभी तक ना अगर हम देखेंगे जितना भी एनालिसिस होता है, हम एक्सकेवेशंस करते हैं, पुरातत्व वाले धरती खोदते हैं और कहते हैं कि भैया अब हमको इस तरह का कंकाल मिला है ना, उसमें इस तरह की हड्डियां थी, है ना। उससे फिर कल्पना करते हैं कि भैया वो वाला पहले हुआ था प्रजाति, या ये वाली प्रजाति पहले हुई थी, है ना। वो रेडियो कार्बन डेटिंग वगैरह की अब हमारे पास में जो है वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। तो बाबा जी ने कहा कि ये हड्डियां गिन गिन के हम विकास को नहीं समझ सकते। ये विकास को समझने का तरीका ही बिल्कुल भ्रमित। ये जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लग रहा है कि मतलब ये हम इसको डिस्कस कर लें कि हड्डियां गिन गिन के, है ना, या हड्डियों की संरचना से या शरीर की संरचना से हम अब किसी प्रजाति को या धरती पर जो विकास हुआ है उसको समझ पाए, और फिर हम आज जो मानव उपलब्ध है उसका भी पोस्टमार्टम करके हम उसकी भी हड्डियां और उसका भी जो स्केलेटन है उसको भी हम स्टडी कर पाते हैं। तो फिर ये देखते हैं कि भैया शायद मानव जो है वो 50,000 साल पहले का कोई कंकाल था, या 10,000 साल पहले का कोई कंकाल मिला, तो तब मानव कैसा होता था। आज मानव जो है वो हमारे सामने ऐसा है। मानव का
शरीर पहले छोटा था या बड़ा था, है ना, वो खोपड़ी छोटी थी या बड़ी थी। अभी तक जो है ना वो जितने भी एनालिसिस हुए हैं विकास क्रम के, अगर हम सब अपने में देखें, हमने हमारे तक भी जो सूचनाएं पहुंची हैं, जानकारियां पहुंची हैं, वो सारी इसी तरह के ही पैटर्न पर सारा एनालिसिस हो रहा है। तो फिर बाबा जी ने जो है वो इसको अपना कंक्लूड किया कि हम अपने को भी देखें, या वो वाले वैज्ञानिक जो इस तरह से इवोल्यूशन का अध्ययन कर रहे हैं। तो इवन बाबा जी ने डार्विन का उदाहरण भी दिया कि डार्विन ने सारे जो है इस तरह से विकास क्रम को कहा, लेकिन कभी इस तरह का स्टेटमेंट भी दिया कि हम विकास को देख तो ऐसे रहे हैं कि मानव कैसे विकास को और मानव यहाँ पहुंचा, लेकिन मैं अपने आप को भी सिर्फ हड्डियों के रूप में देखूं या मांसपेशियों के रूप में देखूं या ब्लड ग्रुप के रूप में देखूं और कहूं कि भाई मेरा अध्ययन हो गया, तो ये मैं भी अपना अध्ययन ये पूरा पाता ही नहीं हूँ हड्डियों की रचना से या हड्डियों की गिनती, है ना। तो मानव सिर्फ हड्डियां हैं या मांसपेशियां हैं या ब्लड है, इस ये कल्पना ही अपने आप में बहुत ही अधूरी है ना। दिस इज द मोस्ट अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आई थिंक ऑल दिस एनालिसिस। ये जो इतना नैरेटिव बना, इस सब में क्या निकल कर आ रहा है कि हम चाहते तो मानव का अध्ययन है, जितने भी साइंटिस्ट हैं, एक्सकवेशंस हो रही हैं, वो सब भी है, वो भी पूरा विकास क्रम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मानव में क्या क्या चेंजेस हुआ। लेकिन लेकिन मानव में एक तो शरीर के रूप में कुछ चेंज होता है ना, लेकिन शरीर के चेंज को ही हम मानव में चेंज मान लें, ये अपने आप में बिल्कुल अधूरी और भ्रमित कल्पना है। यहाँ पर फिर जो पॉइंट नंबर 15 कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मानव शरीर और जीवन का संयुक्त है ना। तो गलती क्या हुई कि शरीर के साथ परस्पर पहचानने के क्रम में नस्ल और रंग के आधार पर अनेक प्रजाति मान ली ना। तो हमने देखा ही है कि पिछले कुछ शताब्दियों में किस किस तरह के अत्याचार मानव जाति ने ही मानव जाति पे किए हैं ना। मतलब हम अपने यहाँ पर भी देखें तो कुछ मतलब किसी किसी तरह से कुछ लोगों ने शरीर के आधार पर अपने को श्रेष्ठ मान लिया और किसी तरह के व्यक्तियों को तो ऐसा माना गया कि भैया वो जिस तरह से अनटचेबिलिटी और ये सारी चीजें बनी हैं। एक मैं कई बार देखता हूँ तो मतलब पढ़ने में और मीडिया में और इवन मूवीज वगैरह में भी काफी सारी चीजें अमेरिका में भी ऐसे दिखती हैं कि वहां पर भी गोरे काले का जो भेद था और 50-60 साल पहले जो है वो मार्टिन लूथर किंग ने, और वहां पर भी कितना उन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा। वहां पर भी क्या किया गया कि गोरे रंग के आधार पर जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया। और ये जो ये जिनका रंग गोरा नहीं है ना, जो मतलब जो अफ्रीका से आए हैं या इस तरह से दूसरी जगह से आए हैं, ये श्रेष्ठ नहीं है, ये इनमें समझ की कमी है। ये तो मतलब एक तरह से एक सेकंड रेट वाला जो उसको देखा गया, उनके लिए अपने अपने सबने देखा ही है। मतलब कि उनके लिए चर्चेस भी अलग होते थे 50-60 साल पहले तक, स्कूल्स भी अलग होते थे, हॉस्पिटल्स भी अलग होते थे, टॉयलेट्स भी अलग होते थे। तो जिस तरह से हमारे यहाँ पर भी एक तरह से समानता के लिए एक संघर्ष शुरू हुआ और शायद वो कुछ हद तक चल भी रहा है, वो अमेरिका में भी जो वो चला। तो दुनिया में इस तरह की गलतियां अक्रॉस द बोर्ड हर जगह पर हुई है। ये हमारे को एक बार क्लियरली दिख पाए कि हुआ क्या है कि हमने नस्ल और रंग के आधार पर अलग अलग प्रजाति मान, लेकिन सच्चाई क्या है, मानव शरीर एक ही प्रजाति है ना। शरीर का रंग रूप अलग अलग हो सकता है ड्यू टू ज्योग्राफिकल कंडीशन, है ना। जो इक्वेटर के पास में रहते हैं वहां पर गर्मी ज्यादा रहती है, तो वहां पर शरीर सांवलेपन की तरफ रहता है। हाँ, तो ये ज्योग्राफिकल कंडीशंस के साथ में शरीर जो है वो उसमें परिवर्तन जो है वो हमको दिखता है। लेकिन मूल रूप में मानव जाति एक है। तो मानव जाति एक क्या है, ये जीवन के रूप में ही जब हम मानव को देख पाते हैं तो तभी हमें मानव जाति में समानता का अधिकार मिलता है। समानता की क्या आधार मिलता है, अधिकार बोलते हैं, आधार मिलता है। जीवन ही मानव में समानता का अधिकार, सॉरी, आधार। शरीर के आधार पर हम जब हम समानता ढूंढने जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं पर हमको एक डेड एंड के रूप में, रोड ब्लॉक के रूप में अनक्लियर सा रहता ही। तो शरीर में तो चेंजेस है ही, आपको दिखता भी।
तो ये जीवन जो है ना, ये गठनपूर्ण परमाणु के रूप में सब मानव में एक जैसा है। ये मानव जाति में समानता का आधार है। और फिर जीवन के जैसी जीवन की स्थिति है वैसा ही मानव व्यक्त होता है, वैसा ही मानव कार्यकलाप करता है, वैसे ही फिर मानव को समझदार नासमझ के रूप में देख पाते हैं, उसका मूल्यांकन कर पाते हैं। तो ये जो जीवन है, मानव को शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में देखने की आवश्यकता है। इतना जो है ना, ये इस पेज में मेरे को मोटा-मोटा सा लगा कि हम ब्रीफली एक बार पढ़ भी लेते हैं और इसके ऊपर बातचीत भी कर लेते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि आज हम इतनी ही इस पे बात करेंगे। अब हमारे पास में अभी 25 मिनट आधा घंटा है, उसके ऊपर हम चर्चाएं कर सकते हैं। जितनी बात हुई उसके ऊपर आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस या प्रश्न बनेंगे। और ये जो जीवन क्रिया वाला सेक्शन है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे और कवर करेंगे। तो बताइए, कुछ स्पष्टता? आई एम श्योर कि आप लोगों की पहले से ही थी भी स्पष्टता, लेकिन एक तरह से कई साथी जो है, मेरे को लगता है कि रिसेंटली शिविर वगैरह भी किए रहते हैं, नए भी रहते हैं, तो और पुराने साथियों का भी एक रिवीजन भी हो जाए तो अच्छा रहता है। तो इतना जो है हमारी बात। बताएं मनोज भाई, आपने अनम्यूट किया, आपने आपको कुछ कहना चाहते हैं? जी भैया नमस्ते, प्रणाम सभी भैया लोगों को, नमस्कार प्रणाम। भैया बस एक चीज अभी आप बता रहे थे पठन में अभी, तो उसमें जो शब्द आया वो गुणात्मक परिवर्तन, मतलब गुणात्मक परिवर्तन थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, गुणात्मक परिवर्तन है क्या और कैसे हो रहा है यहाँ पे, मतलब इस संदर्भ में जो पठन अभी किया है आपने। ठीक। तो भैया इसको हम मानव से ही शुरू कर सकते हैं। मतलब अगर हम मानव में ही देखें तो मतलब हम में भी कोई गुणात्मक परिवर्तन हो, इसकी हमारी चाहना रहती है ना। तो ये गुणात्मक परिवर्तन जो है ना, जब मानव के हम रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो जीवन में गुणात्मक परिवर्तन की बात हो। मोटा सा अगर हम सिर्फ शरीर के रेफरेंस में ही बात करेंगे तो शरीर के रेफरेंस में गुणात्मक परिवर्तन में जो है ना, वो कोई तालमेल हम एक अब सब लोग एक ही चीज पे एग्री करते हैं, ऐसा होने वाला है नहीं। मतलब जिसके जिस तरह का शरीर है, काफी बार किसी को लगेगा कि भैया ये ठीक है, किसी दूसरे को लगेगा कि वैसा ठीक है। तो जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार भी शरीर रचना मोटा सा एवरेज सा कुछ रहता है। और फिर एक ही भूगोल में, एक ही ज्योग्राफी में रहते हुए लोगों की शरीर रचनाओं में भी फर्क रहता है ना। मतलब हमारे ही शहर में रहते हुए किसी की हाइट 5 फुट भी हो सकती है, किसी की हाइट 6 फुट भी हो सकती है। तो मतलब शरीर की रचना अपनी जगह के ऊपर है। मानव में गुणात्मक विकास, जीवन की अवधारणा स्पष्ट हो, पहले अपने में ये क्लियर हो कि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, और उसके बाद में जीवन में विकास होना ही मानव में विकास होना है। ये जो है ये मेन चीज कह रहे हैं। इससे पहले जो है जो हमने एग्जांपल्स लिए कि जितने ये एक्सकैवेशंस वगैरह है, पुरातत्व वाले हैं, वो मानव के विकास क्रम को जब देख रहे हैं तो वो सिर्फ हड्डियों और स्केलेटन्स के रूप में विकास होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये एक अलग चीज बता रहे हैं बिल्कुल कि विकास में ये जीवन वाला पथ जो है ना, ये छूट गया तो कहीं नहीं पहुंचे। यानी भैया जी की मैं गुणात्मक परिवर्तन को ये समझूं कि जो जीवन में विकास हो रहा है यही इसी को गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। हाँ, तो एक जो हाँ तो एक ये हो गया। दूसरा जो हमने अभी ये पढ़ रहे थे पुस्तक में, तो उसमें जड़ संसार में भी गुणात्मक परिवर्तन की बात की। जैसे कि अगर हम बोलें कि अभी हमने जैसे जुपिटर का एग्जांपल लिया ग्रह के रूप में, है ना। तो जुपिटर अभी तक स्थूल रूप में मतलब या एक प्लेनेट के रूप में भौतिक रूप में भी स्थिर नहीं हुआ है ना। मतलब अगर हम उस पर चलने की कोशिश करें तो चल भी नहीं पाएंगे, अभी सॉलिड भी पूरी तरह से नहीं हुआ। उसके कंपैरिजन में देखें तो बाकी के जो प्लैनेट्स हैं, जैसे मंगल ग्रह है, चांद है, हमारी धरती है
है ना। ये जो है ये इनमें जो है वो जुपिटर की तुलना में गुणात्मक विकास हुआ है। तो मंगल जो है वो पदार्थ अवस्था के रूप में जो है वो विकसित है जुपिटर से। और फिर हम अपनी धरती को देखते हैं तो यहाँ पर प्राणावस्था का भी प्रकटन हो चुका है। तो इस पूरे सोलर सिस्टम में या जितना भी अस्तित्व सोलर सिस्टम के बाहर जितना भी मानव जाति ने एक्सप्लोर किया है, तो तो भौतिक रासायनिक रूप में भी ये धरती जो है ये सबसे ज्यादा समृद्ध रूप में हमको दिखती है ना। और कहीं पर उनको पेड़ पौधे भी नहीं दिखते। तो ये भी एक विकास क्रम का ही एक क्रम है, एक उस चेन का ये एक पार्ट है, इसको भी पहचानने की। जी भैया। भैया अजय, हाँ दीदी पूछिए, आप दीदी पूछिए। हाँ हाँ भैया, जैसे आपके परिप्रेक्ष्य में मुझे कुछ ऐसे समझ में आ रहा था, जैसे कि गुणात्मक परिवर्तन को हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हम बार बार कहते हैं कि हमको एक ही चीज शिफ्ट करनी है कि प्रिय हित लाभ को न्याय धर्म सत्य की दृष्टि की तरफ शिफ्ट करना है। और फिर जब न्याय को पर्टिकुलरली समझने जाते हैं कि न्याय को हम कैसे प्रमाणित करते हैं, तो न्याय 0 एंड 1 नहीं है, लाइक कि न्याय बिल्कुल नहीं होगा या पूरा होगा। तो जैसे जैसे हम कुछ भी समझ रहे हैं, लाइक अभी सर हमें समझा रहे हैं या और भी टीचर्स हमें समझा रहे हैं, खुद समझ रहे हैं, तो उतनी उतनी स्पष्टता आती है, तो हम उतना उतना ध्यान जाता है, तो उतना उतना न्याय को हम प्रमाणित करना शुरू करते हैं। और इसी को जो जो न्याय करने की क्षमता में जीवन में वृद्धि होती है, लाइक अभी अगर किसी पॉइंट पर है, हम उससे एक पॉइंट भी ऊपर जाते हैं और किसी भी संबंध में हम न्याय को प्रमाणित कर पाते हैं या नैसर्गिक संबंध में हम न्याय को प्रमाणित कर पाते हैं, तो वही जो शिफ्ट आया है, चाहे वो पॉइंट का, वही गुणात्मक परिवर्तन है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जीवन में भी गुणात्मक परिवर्तन लाना है, लेकिन वो परिवर्तन लाना है या वो मतलब उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि बाबा जी इस चीज को बार बार कह रहे हैं कि पूरी मानव जाति में परंपरा के रूप में ये स्पष्टता बने कि हर मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है ना। तो फिर जो है पूरी मानव जाति के प्रयास जो है वो इस डायरेक्शन में चैनलाइज होंगे, है ना। अभी तो ये शुरुआत की बातें हैं। अभी तो मतलब हम लोग मतलब देखें तो अपने आसपास भी मतलब हम लोगों को भी किन्हीं संयोग से जो है जीवन विद्या का परिचय हुआ और हमने इसको समझना शुरू किया पिछले कुछ सालों से, है ना। तो ये अभी इसका लोकव्यापीकरण होने की आवश्यकता है। तो अभी बाबा जी ने जो अभी आज हमने जो पेज पढ़ा, उस पेज में पूरा का पूरा विकास क्रम नॉट ओनली ऑन दिस अर्थ लेकिन पूरे अस्तित्व में कहीं भी होगा तो कैसा होगा वो भी रख दिया। और उसकी समीक्षा भी कर दी कि मतलब ये पूरी की पूरे जितना हम अस्तित्व को अभी तक एक्सप्लोर किए हैं उसमें धरती ही हमको सबसे इवॉल्व्ड एटम सॉरी प्लेनेट के रूप में दिखती है। यहीं पर 4 अवस्थाएं हमको दिखती हैं, यहीं पे ही हमको मानव दिखता है और मानव ही सब कुछ समझने की कोशिश भी कर रहा है। उसमें जो कमी रह रही है वो उसको पहचान दिया एक ही पेज में कि भैया अभी तक मानव जाति जो है वो मानव का अध्ययन शरीर रचना के आधार पर, हड्डियों के आधार पर जो है वो करने की कोशिश कर रही थी। विकास का अध्ययन भी हड्डियों के आधार पर, डायनासोर्स की हड्डियां बड़ी होती थी फिर छोटी हो गई, ये हो गया, है ना। ये सब कुछ इस आधार पर हो रहा है। ये भी जीवन भी विकास वाले पार्ट में और एनालिसिस वाले पार्ट में इसको भी समझने की आवश्यकता है। ये अभी तक मानव जाति ने एज ए होल इसको समझा नहीं। ये बाबा जी ने समीक्षा कर रखा। हम सब अपने अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं इसके ऊपर। और हम लोगों ने मैंने पर्सनली अपने में ऐसा देखा कि जितना मैंने देखा मुझे ये बड़ी अच्छे से स्पष्ट हुआ कि भैया हाँ ये गैप रह गया। हम भी तो पढ़े ही थे स्कूल कॉलेज में, ये स्पष्टताएं हमारी पूरी एजुकेशन में हमने अच्छी मेहनत से पढ़ाई की, ये स्पष्टताएं हमारे सिलेबस में नहीं आई। इनकी वजह से कई गैप्स रह गए हमारे जीने में अतृप्ति रही। अब इससे क्लैरिटी बनती है तो पता चलता है कि हाँ अब सिर्फ अपनी जर्नी नहीं समझ में आती, अब पूरी मानव जाति की जर्नी, अभी तक मानव जाति कैसे इवॉल्व हुई ये भी पूरा समझ में आता है और आगे क्या होगा ये भी समझ में आता है ना। तो बाबा जी ने जो वो नियति क्रम भी शब्द यूज किया है कि डेस्टिनी हैज इट्स कोर्स, तो ये बड़ी तृप्ति की बात होती है कि उस कोर्स ऑफ डेस्टिनी में हम देख पाए कि आज के समय में हम कहाँ खड़े हैं, कितना रास्ता तय कर लिया है,
आगे का रास्ता क्या है वो रोड मैप पे दिखता है, तो हम उसमें अपनी भूमिका भी देख पाते हैं, भूमिका देख पाते हैं तो भूमिका निर्वाह भी कर पाते हैं। नहीं कर पाते तो प्रिय हित लाभ में जिंदगी चलती है। प्रिय हित लाभ में भी हम अच्छे इंसान के रूप में जीने की कोशिश करते हैं, भैया भ्रष्टाचार नहीं करना, दुराचार नहीं करना, है ना, ये हम अपने करने की कोशिश में हमारे प्रयास रहते हैं। अपने में देखते हैं, मैं जब अपने में इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ तो जीवन विद्या परिचय से पहले भी मुझे ऐसा लगता था कि बाकी लोग काफी आसपास गड़बड़ सी होती हुई दिखती है, मैं अपने आप को तो अच्छे आदमी के रूप में स्वीकारता था। लेकिन वो अच्छे आदमी के रूप में भी मतलब मेरे में एक ह्यूज पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल को कैसे रियलाइज किया जाए, क्या रियलाइज करना है, तृप्ति कैसे मिलेगी, जब नहीं मिलता तो अपने अंदर कहीं ना कहीं पर एक अधूरापन सा फील होता ही रहता है। तो बाबा जी ने उस अधूरेपन को पूरा करने का पूरा हमारे को कंटेंट दे दिया, मार्ग भी दिखा दिया। तो सबसे पहले जो तृप्ति मिली वो अपने को जान करके। हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, उससे पहले मैं भी गवर्नमेंट सेक्टर में था, तो जॉब्स हो, प्रमोशंस हो, पैकेज बड़ा हो, मतलब हम लोग अपने बच्चों से भी देखते हैं तो इस तरह की कल्पना करते हैं, और हमने भी जब अपना करियर किया तो इस तरह की चीजें जो है वो मैंने भी 50 साल की उम्र तक जो है वो की। लेकिन उस 50 साल में 40 से 50 साल की उम्र वाला जो 10 साल का पीरियड था, उसमें मैं बड़ी क्लियरली देख पाता था अपने में अतृप्ति थी, भैया ये सैलरी ही बढ़ता जाए, अपना थोड़ा बैंक बैलेंस ही बढ़ता जाए, है ना, घर में टीवी बेटर आ गया, पहले गाड़ी नहीं थी फिर एक गाड़ी आ गई, फिर एक की जगह दो हो गई, क्या क्या यही जिंदगी है? तो जब इस भाषा में अपने प्रश्न निकलता था यार ये तो नहीं है, लेकिन फिर इससे ज्यादा क्या है ये भी पता नहीं चलता, है ना, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, इतने अपने में संतुष्टि रहती थी। लेकिन क्या ये जो कर रहा हूँ इसकी सार्थकता क्या है, क्या मतलब सिर्फ इतना ही करना है, नहीं यार कर तो कुछ और भी होना चाहिए था, वो नहीं पता चला था। तो इसको आप सब भी अपने अपने अंदर ना, मुझे ऐसा लगता है कि बार बार एक्सप्लोर करके देखा जाए कि जैसा चल रहा है, क्या क्या मैं उससे तृप्त हूं? तो तृप्त है तो बहुत अच्छी बात है ना, फिर तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए ना। लेकिन जब वो तृप्ति नहीं है तो फिर वो तृप्ति का सोर्स क्या, अतृप्ति का सोर्स क्या है, उसको पहचानने की बड़ी आवश्यकता है। तो बाबा जी ने उसको बड़ी स्पष्टता से रखा कि हम अभी तक शरीर मूलक विधि से जी रहे हैं, अपने को शरीर मानकर जी रहे हैं। जबकि सच्चाई क्या है, मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। शरीर मेरा साधन है, मैं क्या हूं, मैं शुद्ध रूप से जीवन ही हूं। तो 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 ये जब पहचान बनती है तो शरीर की जितना ध्यान रखना है ना, उतना ध्यान हम रख ही लेते हैं। और जब ये नहीं पता चलता तो फिर वो बाबा जी ने भाषा यूज की है कि फिर संवेदनाओं को ही राजी करता रहता है, संवेदनाओं की ही तृप्ति के लिए आदमी जीता रहता है ना, इंद्रिय सुख के लिए ही, कि मुझे भी इंद्रिय सुख मिले, और फिर मेरी अगली पीढ़ी जो है, घर के बच्चे हैं, इनके लिए भी इतने पैसे छोड़ के जाएं, इतनी प्रॉपर्टीज छोड़ के जाएं कि भैया ये भी इंद्रिय सुख से वंचित ना रह पाए, तब, है ना। तो ले दे के अभी तक की भ्रमित जिंदगी में मैंने अपने में ये पाया कि इस मतलब ये पूरा नहीं पड़ता, इतना तो हम देख पाते थे, लेकिन इससे ज्यादा या इससे अलग किया क्या जा सकता है वो नहीं पता चलता था। ये बाबा जी ने कंटेंट जो है ना ये जब दिया, तो मुझे फिर से दोबारा से कहूंगा, जितनी मानव जाति का इतिहास है वो भी समझ में आया, और आगे की दिशा क्या है वो भी पूरी तरह से स्पष्ट, और अपने में ये विश्वास बनता है, भैया जिस तरह से ये हमको स्पष्ट हुई इस प्रस्ताव के आने से, ये प्रस्ताव जैसे जैसे लोगों को मिलेगा वो अपने आप स्वयं स्फूर्त विधि से हमें हमें ना किसी को बहला फुसला के जो है, मतलब वो ये नहीं करना कि भैया आप हमारे खेमे में आ जाओ, और ये वो, भैया आप भी कुछ ना कुछ तलाश कर ही रहे हो, उस तलाश में एक ये भी प्रस्ताव है, निर्णय आपका है। तो तो ये अपने में देख ही पाते हैं कि भाई लगन के रूप में हम, जैसे सवेरे अभी कोई भाई साहब कह भी रहे थे कि वो 7 या दीदी कह रही थी कि 7 से 8 में एक सेशन रहता है, फिर 8 से 9 में ये सेशन होता है, तो आने में थोड़ा देर भी हो जाती है। तो तो ये कंटेंट जो है हमारी जिंदगी को छूता है ना, वो जिंदगी को छूता है, मतलब शरीर को नहीं छूता है। इस कंटेंट में जब हम बात कर रहे हैं तो इंद्रिय सुख जैसी कोई चीज नहीं है, अगर अगर कुछ है तो वो इंद्रिय सुख से उल्टा ही है। कहीं ना कहीं पे मैसेजिंग ये जाता है कि भैया इंद्रिय सुख के पीछे भागते रहेंगे तो ये पागलपन जैसा ही लगता है, बचपना जैसा लगता है।
फिर भी सब लोग आप संडे को सवेरे उठ करके आते हैं। ये अपने में ही शोध किया जाए कि भैया क्यों आते हैं, तो जीवन तृप्त होता है। ये जो है ये अपने में वेरीफाई किया जाए। ये ना पूरी बात जो है अभी तक हम लोगों ने मैं अपने में देख पाया। देखो, आत्मा परमात्मा की बात परंपरा से हमको बचपन से ही कानों में तो पड़ती रही, लेकिन ये आत्मा परमात्मा है क्या, ये समझ में नहीं आया। कम से कम मेरे को तो नहीं आया। और हमारे घर में अब मैं जब सबसे बात करता हूँ तो सभी ये कहते हैं कि हम में से किसी को समझ में नहीं आया। तो बाबा जी ने ये आत्मा क्या है इसको हम समझ पाए। तो आत्मा क्या है, इसको बाबा जी ने शब्द एक तो बदल दिया, तो इसको जीवन कहा। तो जीवन एक रियलिटी है। वो क्या है, मेरा एक भौतिक रासायनिक स्वरूप है, वो शरीर के रूप में। और फिर मेरा एक एक ऐसा स्वरूप भी है, एक ऐसा पार्ट भी है, मेरा ही है वो भी, जो भौतिक रासायनिक नहीं है, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट। और फिर धीरे से भाषा बनती है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब अपने में हम फील कर पाते हैं, उसी को समझ कह रहे हैं। सुनना समझ नहीं है, याद करना समझ नहीं है, भगवत गीता के दोहे सुना देना समझ नहीं है। मैं शरीर के अलावा कुछ हूं, ये अपने में क्लियरली पकड़ में आता है। तो फिर इसकी इम्पोर्टेंस भी समझ में आती है। और फिर ये समझ में आता है कि ये सिर्फ, बाबा जी ने इस चीज को कहा भी है कि ये सिर्फ मेरे समझने की चीज नहीं है, ये तो सबके समझने की चीज है। जो भी समझना चाहता है, फिर हम उसके साथ में स्नेहपूर्वक मिलकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। घर के बच्चों से भी बात करते हैं, घर के भाई बहनों मित्रों से भी बात करते हैं अपने संबंधों में। और जो घर से पारिवारिक संबंधों से बाहर की बात है, आप सब लोगों से पिछले कुछ सालों में दोस्ती मैत्री भाव बना भाई बहन के रूप में, तो ऐसा लगता है कि भैया हाँ, सब कुछ कर ही सकते। और कुछ छोड़ने की बात नहीं है यहाँ पर। घर में ही रहते हुए हमारी भी गृहस्थी चल रही है, हमारे घर में भी खाना पीना बनता है और ठीक ठाक ही बनता है, तो कोई संन्यास लेने वाली भी बात नहीं है। तो बाबा जी ने जो सह अस्तित्व बोला, इसका जो वर्किंग मॉडल दिया, वर्किंग मॉडल जो यही एक नेचुरल मॉडल है। तो ऐसा लगा कि भाई हाँ, ये घर के सब लोगों को स्वीकार होता है। पत्नी भी घबराती नहीं है कि भैया इस तरह की बात करते करते तुम जंगल ही चले जाओगे, है ना। काफी जगह के ऊपर तो घर के एक व्यक्ति को इस तरफ रुचि होती है तो बाकी लोग घबरा जाते हैं, तो भैया कहीं ये धीरे से पहाड़ों में ही ना चला जाए, कहीं वहां ना चला जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख पाते हैं, अपने में देख पाते हैं और अपने आसपास देखते हैं अपने साथियों को। तो पूरा घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभाते हुए, स्वावलंबी होते हुए, है ना, स्वयं में विश्वास के साथ में जीते हुए, अपनी भूमिका समझते हुए को, और फिर जब हम उसको उसका निर्वाह कर पाते हैं, ये अपने में एक एक तृप्ति का जो है वो स्वरूप बनता है। तो वो तृप्ति जो है ये शरीर से अलग है, ये अपने में देख पाते। तो इस एक पेज में इस तरह से पूरा का पूरा बाबा जी ने जो है वो बड़े अच्छे से रखा। हम इस एक पेज को समझने में कई साल लगा सकते हैं और लगेंगे भी, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक हो गया? बढ़िया भैया। बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया, बहुत। बताइए, और बताइए। भैया मुझे पूछना था कि हाँ, स्वेदक संसार क्या होता है, ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। और ये भी अंडज संसार की तरह ही बढ़ता है आगे? नहीं भैया, अंडज संसार जैसा नहीं बढ़ता। अंडज संसार तो हमको ना बड़ी क्लियरली दिखता है। मतलब ये जो है ना, जैसे ये पशु पक्षियों के रूप में हम देखते हैं। जैसे हम अभी हमने कुछ नाम भी लिए, जैसे हम कबूतर को बोले, चिड़िया को बोले, तो ये जो है ये अंडज संसार के एग्जाम्पल्स। तो जो ये स्वेदज संसार है ना, ये अंडज संसार के एग्जाम्पल नहीं है। इसका एक सबसे क्लियरली एक जो भिन्नता के रूप में, डिफरेंस के रूप में देखें तो ये जो जैसे एक एक पक्षी के शरीर को जीवन चला रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है। एक स्वेदज संसार में कुछ अगर वो कोई छोटा सा कीड़ा मकोड़ा है, उसको जीवन चला रहा है, ऐसा कहते हुए नहीं बनता। तो बाबा जी ने बोला है कि ये जो जीवन है, ये वो वाले शरीरों को चलाता है जिनका एक 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 डेवलप्ड ब्रेन है।
है ना, जिस तो ये काफी सारे जो ये छोटे कीड़े मकोड़े जो हैं, इनमें या तो ब्रेन है नहीं, और अगर ब्रेन है तो वो डेवलप्ड ब्रेन नहीं है, तो उनको जीवन नहीं चला रहा। तो ये स्वेदज संसार जो है ना, ये अपने आप में ही जो है, अपने आप ही इसका प्रकटन होता है, और इसका प्रकटन जो है वो प्राणावस्था की इकाइयां या जीव शरीर या मानव शरीर के अवशेषों से होता है ना। कोई कोई पशु का शरीर है, उसको जंगल में पड़ा हुआ है, तो थोड़े टाइम में पता चलेगा कि वहां पर धीरे से जो है ना वो कुछ ऑटोमेटिकली कुछ जो है ना वो मतलब कीड़े से जो है वो बनने से शुरू हो गए। मतलब आप कई बार देखें तो घर में हम कोई सब्जी वगैरह भी लाते हैं, जैसे कई बार मेरे को क्लियरली याद है, भिंडी काटी है ना, या आम काटा, तो वो उनकी पूरी की पूरी सील्ड रहती है कवरिंग, लेकिन काटने के बाद अंदर एक कीड़ा निकल कर आ जाता है। किसी और ने भी देखा है ऐसा? भैया मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि ये 1 से 2 कैसे होते हैं, क्योंकि कई क्या था ये ऐसे बारीक अंडे होते हैं जो हमारी आंख से ना दिखते हो शायद। हाँ, नहीं ठीक है, तो ये जो है ना भैया, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन भी करके देखा जाए कि ये अपने आप में है तो सच्चाई, ठीक है। तो ये अंडे से आगे नहीं बढ़ते हैं, तो जैसे उन अवशेषों से हम कह रहे हैं कि ये बनता है, तो ये अवशेष तो आते ही रहते हैं इस धरती पर, तो ये बनते ही रहते हैं। तो शायद, अब देखिए मैं अपनी तरफ से भी पक्का नहीं हूँ, आप भी इसके ऊपर शोध कीजिए। ये एक्चुअली ये हाँ जी, आंसर शायद साइंस में ऑलरेडी अवेलेबल है। जो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे बस मच्छर होते हैं, हाँ जी, मच्छर जो है वो एक्सट्रीम सर्दी और एक्सट्रीम गर्मी में आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन जो बीच का टेम्परेचर होता है नॉर्मल सा, उसमें मच्छर अक्सर निकल आते हैं, जैसे मानसून का टाइम हो गया था। तो उसका रीजन सिंपल है, जो मच्छरों के जो अंडे होते हैं वो एक्चुअली ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, आप घर में या बाहर जहाँ पर भी वो, और वो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। जब वो मौसम आता है उसके अनुकूल, तब वो जो जो एग्स हैं वो हैच हो जाते हैं, फिर इसलिए फिर वो मच्छर दिखने चालू हो जाते हैं, क्योंकि वो बाहर निकल के आते हैं, बट वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे वो अनुकूलता उनको मिलेगी, वहां से फिर वो जो भी जो जीव है वो बाहर निकल के आएगा। दैट गोज फॉर एवरी स्मॉल लिटिल जो कीड़े मकोड़े हैं, सबके लिए यही ठीक है। तो मतलब ये अभी कुछ शोध के विषय है, मतलब इसके लिए कुछ शब्द भी, जैसे हम लोग आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो है ना वो हिंदी इंग्लिश में जो है वो कर रहे हैं ट्रांसलेशन वगैरह, तो आप लोग भी इसको थोड़ा सा चाहें तो शब्द कुछ मैंने चूज भी किए थे। ये आप मतलब अगर आपका मन करे कभी के गूगल वगैरह पे भी स्टडी कर ले, तो हिंदी वाला भी मिलता ही होगा, आई एम श्योर। लेकिन ये इंग्लिश के भी शब्द जो है ना, ये इस तरह से जैसे करने गए तो स्वेदज संसार है, तो अब ये स्वेदज संसार जो है ये जो है मतलब ये अगर अपने आप में सच्चाई है, तो अगर हम इंडिया में रहते हैं और हिंदी में बोल रहे हैं तो स्वेदज संसार है, तो अमेरिका में और यूरोप में भी तो वहाँ के लोगों ने भी तो ऑब्जर्वेशन में आया होगा कि स्वेदज संसार है, और वो भी जब स्वेदज संसार के बारे में बात करते होंगे तो कोई शब्द लेकर के करते होंगे। तो इसके लिए आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि ये इसको जाकर के देखें। उसको वो शब्द यूज करते हैं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन या इक्विवोकल जनरेशन, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है, ये मेरे को ऐसा लगता है, मैं भी समझ भी रहा हूँ, आप भी इसको समझें अपने तरीके से, कि ये अपने आप होने वाली चीज है। मतलब ये इसकी ना वो जैसे जैसे एक एक परंपरा इस तरह से नहीं है कि पीढ़ियां बन रही हैं, जैसे कि अंडे ही होंगे और फिर अगली पीढ़ी बनेगी। मतलब वो अपने आप हो रहा है, कुछ कुछ मुझे ऐसा आवाज होता है, बट आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, और इट कुड बी मिक्सचर ऑफ बोथ द थिंग। जैसे मच्छर वगैरह में अंडे रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें मच्छर से भी प्रिमिटिव होंगी जिनमें अंडे भी नहीं रहते होंगे, वो स्पॉन्टेनियसली जनरेट होते हैं, है ना। तो ये इसको जो है वो आप भी स्टडी करके देखिए भैया, और फिर जो जानकारी मिलेगी उसको बताइए, हमें भी अच्छा रहेगा। शाली दीदी, आपने हैंड रेस किया, कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट करें। हाँ जी भैया, जैसे जीवन है ही, है ना, और जीवन का जब मतलब उसको लगता है कि अभी मुझे शरीर लेना है, जीवन बोलते हैं ना, जैसे बाबा जी ने लिखा है कि जीवन है ही, तो बस वैसे ही जैसे अभी देव भैया ने बोला कि अंडे हैं ही, तो मतलब है वाला जो भाग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
ऐसा मुझे लगता है भैया। हाँ, तो मतलब इसको ना थोड़ा सा मतलब वो और स्टडी किया जाए। जैसे जैसे अंडे हैं, ठीक है, मतलब वो मतलब मच्छरों की एक पीढ़ी इस साल रही, उनके अंडे डोरमेंट रह गए, पूरी सर्दियां निकल गई, अगली बार आ गए। मैं दोबारा से उस उदाहरण पे जाता हूँ कि जैसे जिसको हम देखते हैं कि एक एक आम है, वो आम तो चारों तरफ से सील्ड है और हम उसको काटते हैं तो उसके अंदर से भी चलता फिरता सा कीड़ा सा दिख जाता है। तो वो कहाँ से आया? मतलब कई बारी मैं उस तरफ कल्पना जाती है, तो किसी के पास में जवाब हो तो वो भी बताएं, मतलब क्योंकि मैं भी आंसर्स कुछ कुछ ढूंढ रहा हूँ। सिर्फ मैंने ही देखा है या किसी और ने भी देखा है? ना देखा है भैया, और ऐसा ही सभी के मन में जिज्ञासा है, कम से कम मेरे मन में जिज्ञासा है। भैया वो देखा है, इनफैक्ट थोड़े दिन पहले मैं थोड़े टाइम पहले कुछ मिलेट्स लेकर आया हुआ था, तो वो एक पैकेट कहीं कहीं रह गया छुपा हुआ। अभी तो 2-3 दिन पहले वो निकाला तो उसके अंदर वो काफी पाउडर हो गया था और उसमें कीड़े चल रहे थे, जबकि वो सील्ड पैकेट था वो। तो अब जो है ना वो सवाल ये उठता है कि ये कहाँ से आया, है ना? इसमें तो अंडे होने का मतलब ये है कि पहले ये जो आज आपको चलते हुए दिख रहे हैं, इनके मम्मी पापा उस पैकेट में पहले से रहने चाहिए थे। तो ऐसा तो ये इसको जो ना ये स्पॉन्टेनियस वर्ड से भी कुछ इंडिकेट होता है। मतलब वो स्वेदज संसार, मतलब हमारे यहाँ पे शब्द है, उन लोगों ने भी कुछ सोच के स्पॉन्टेनियस या इक्विवोकल जनरेशन जो है वो इसको बोला। तो इसके ऊपर एक गूगल सर्च कीजिए प्लीज, आप में से कुछ साथी, आई एम श्योर कि क्लियरिटी बनेगी। क्या हुआ? कोई बुक गायब हो गई? कौन पंडित जी ने? भैया ये तो बाबा जी ने विकास जो परमाणु में कहा है, बिल्कुल उससे रिलेट बहुत अच्छे से होता है। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक। ये परमाणु ही है, वो किसी दूसरे उसमें आ गए, कौन सा परमाणु? विकसित हो गए और वो बन गए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। फिर कभी कोई ऐसा समय आएगा कि उसमें कुछ विकास, तो ये विकास क्रम जो बाबा ने बताया परमाणु में, ये बिल्कुल मुझे लगता है वहीं पर जाके रिलेट तो होता ही है। ठीक है। तो मैं तभी इतनी देर से कुछ बोल नहीं रही थी, मुझे मालूम है। ठीक है, कोई नहीं। हाँ, तो परमाणु में विकास तो जो है ना वो, उसको अगर हम देखें तो बाबा जी जब परमाणु में विकास कह रहे हैं तो उसमें तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो है ये गठनशील परमाणु से गठनपूर्ण परमाणु, है ना? फिर एक दूसरी चीज है, उसको अस्तित्व में विकास कह रहे हैं। तो अस्तित्व में विकास में जब हम कह रहे हैं तो पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था, ये कह रहे हैं। और फिर इनके बीच में लिंकेजेस भी हैं। तो ये जो जिसको हम ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कह रहे हैं, इसको पदार्थावस्था और जीवावस्था का लिंक बताया है बाबा जी। ठीक है, तो इसको मतलब वो इसको जो है वो जीवावस्था में भी नहीं रखा है और इसको प्राणावस्था में भी नहीं रखा है। तो बाबा जी ने भाषा ये यूज की है कि हर अगली अवस्था का भ्रूण पिछली अवस्था में रहता है ना? भ्रूण मतलब बीज भी कह सकते हैं। तो हर अगली अवस्था का बीज पिछली अवस्था में रहता है। तो पिछली अवस्था के समृद्ध होने से ही अगली अवस्था का आधार बनता है। तो धरती विकसित हो गई और फिर उसमें ऐसा समृद्ध होते होते जो है वो पानी बन गया, है ना? पानी बन गया और फिर एसिड्स और बेसिस बन गए। तो ये जो है ये अब तैयारी हो गई प्राणावस्था आने के लिए, पेड़ पौधे आने के लिए, है ना? फिर एक क्रम चला और पेड़ पौधे जो है वो एक के बाद एक अलग अलग प्रजातियां जो है वो उपयोगिता पूरकता विधि से विकसित हुई। और फिर जब ये हो गया तो पेड़ पौधे भी विकसित हो गए एंड साथ साथ में ये देखा कि अब पेड़ पौधे बन रहे हैं तो वो गिर भी रहे हैं, उनकी विरचना भी हो रही है। तो ये ग्राउंड बन गया अब जीवावस्था के लिए। तो वो जैसे प्राणावस्था के लिए ग्राउंड जो था वो पानी था, इसी तरह से जीवावस्था के लिए जो ग्राउंड है वो पेड़ पौधों की विरचना होने के बाद में उनके जो अवशेष हैं
है ना, उनसे फिर ये कीड़े मकोड़े छोटे छोटे बिल्कुल, जिसको हम ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन या श्वेत संसार कह रहे हैं, फिर उसके बाद में बाबा जी कह रहे हैं उसका ही आगे बढ़ के अगला कदम, अगला स्टेप जो है वो अंडज संसार, फिर पिंडज संसार, है ना, और फिर उसी के चलते मानव शरीर, है ना, और फिर ये कह रहे हैं कि मानव केवल शरीर नहीं है, शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। ये स्पष्टता अभी अभी आजकल जिन स्थितियों में है इतिहास में, इस मानव जाति के विकास के क्रम में, अब हम वहां पर है जब मानव जाति को ये स्पष्टता बनेगी। एक बार बननी शुरू हो गई है तो ये बन के ही छूटेगी, क्योंकि सभी मानव तृप्त रहना चाहते हैं। तो ये स्पष्टता होने से अपने में हमको भी एक तृप्ति मिली, तो मानव तृप्त होना ही चाहता है। तो अगली पीढ़ी में भी हमारे जैसे ही लोग आएंगे, तो ये धीरे धीरे इसका इस तरह से लोकव्यापीकरण होगा। और जब एक स्टेज ऐसी आएगी, क्रिटिकल मास होगा पूरी मानव जाति में, जो हम शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, मैं जीवन हूँ, शरीर को चलाता हूँ, इंद्रिय सुख जो है वो सबसे एलिमेंट्री टाइप ऑफ सुख है, ये अपने में पर्याप्त नहीं है ना। ये वाली चीजें जैसे जैसे स्पष्टताएं बनेंगी, तैसे तैसे हमारा जो है ये न्यायपूर्वक जीना, व्यवस्था पूर्वक जीना, ये जो है पूरा क्रम समझ में आता है। तो उस क्रम में हम कहाँ पर है ये समझ में आता है। मैंने अपने में देखा तो मुझे ये काफी तृप्तिदायक लगा। बाबा जी ने काफी चीजें कही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको क्या क्या हिट करता है, क्या क्या अपील करता है, क्या क्या दिल को छूता है, वो शायद अलग अलग मुद्दे भी हो सकते हैं। तो जिसको जहां से छुए वो वहां से समझना शुरू करे, इवेंचुअली समझना तो पूरा ही ऐसे देख सकते हैं। ठीक हो गया संध्या दीदी, रश्मि दीदी, शैलेंद्र भाई, मंजीत भाई? बढ़िया भैया, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया। ठीक है, मैं थोड़ा इधर था। ठीक है ठीक है, ठीक हुआ मंजीत भाई? संध्या दीदी, रश्मि दीदी, ये पुराने साथी जो हैं, जब नलिनी दीदी को बिल्कुल नहीं बोलते पूरे सेशन में, मुझे लगता है कि एक बार एक हल्का सा वो तो हो जाए कि भाई हाँ। नितेश दीदी? हाँ जी भाई जी। हाँ जी दीदी। सर मैं तो अभी समझने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑब्जर्वेशन वाले फेज में हूँ अब। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है दीदी, बने रहें। थैंक यू। ठीक है, समय भी हो गया है, तो आज के सेशन को क्लोज करते हैं। कुछ प्रश्न आ भी नहीं रहे हैं, तो पहले ऐसा मान लेते हैं कि इसको पेज नंबर 18 को हमने कवर कर लिया। अगले सेशन में हम पेज नंबर 19 में ये जीवन क्रिया को, देखिए हम जीवन क्रिया को कवर नहीं करेंगे इन द सेंस के पूरा का पूरा एक्सप्लेन करें, हल्की फुल्की कुछ करना होगा बैकग्राउंड सेट करने के लिए, तो थोड़ी सी बात कर लेंगे। आप लोगों ने भी जीवन क्रिया काफी शिविरों में की होगी और बाकी जगह से समझी होगी, अपने भी शोध किया होगा। आपके कुछ प्रश्न रहे होंगे अभी तक के, उन प्रश्नों को हैंडल कर लेंगे। आपका किन्हीं चीजों की तरफ ध्यान गया होगा तो भी आपसे शेयरिंग ले लेंगे। तो ऐसा करके अगले सेशन में जीवन क्रिया वाला बात करेंगे। ठीक है, सभी को नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सभी को। नमस्ते भैया। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते।